सकता है, वो बाउंड है। बाउंड है। क्या क्या तीन रीजंस है जिसपे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उसको बाउंड कर सकता है? रेल, नहर, डाक या किसी पब्लिक क्षति पहुंचाने से रोकने के लिए, परिशांति भंग निवारण के लिए, परिशांति भंग या उसको निवारण उसको रोकने के लिए, पकड़ रहा है भागने से रोकने के लिए। ठीक है, ये रटे आंसर्स थे। हम लोग कल कर चुके हैं सेक्शन नंबर 50 तक। सेक्शन नंबर 46 क्या कह रहा है जीतू? 46 पे 4 बातें। पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को वस्तु तक छुएगा या परिरोध करेगा, ठीक है, परंतु उसे आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग करेगा। और किसी भी महिला को जहाँ तक हो महिला गिरफ्तार करेगी। ठीक है, ये था संभव। हाँ, ये तो संभव। ठीक है, तीसरा है कि अगर किसी असाधारण परिस्थिति में महिला को गिरफ्तार नहीं, महिला को सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और किसी महिला को गिरफ्तार कर रहे हैं तो उस जहाँ महिला रह रही है, जहाँ उसने अपराध किया, उसने जहाँ महिला रह रही है या जहाँ उसने अपराध किया है, उसकी फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने के बाद उसे गिरफ्तार करेंगे। एक बात और मिस कर रहे हो आप, कौन सी बात? और जो उसे डेथ कमिट नहीं करेंगे, जिसको आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय अपराध से भिन्न अपराध में डेथ कारित नहीं करेंगे। सेक्शन नंबर 46 का 43 क्या कह रहा है? प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी। प्राइवेट व्यक्ति कब गिरफ्तार कर रहे हैं? जब है ना उसकी उपस्थिति में कोई संज्ञेय या फिर अजमानती अपराध हुआ है, या संज्ञेय या फिर अजमानती बोला, संज्ञेय और अजमानती अपराध, या फिर वो उद्घोषित अपराधी है। ऐसे आदमी को पकड़ के क्या करेगा? पुलिस को देगा और पुलिस उसको रीअरेस्ट कितने समय के अंदर? जितना जल्दी हो सके, अविलंब। ठीक है। दीपक बताओ, सेक्शन नंबर 41 में क्या क्या पढ़ा था? 41 में सर पहले तो सर पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार करने के लिए ये शर्त है, फर्स्ट में असंज्ञेय अपराध और अजमानती उसके उपस्थिति में हुआ है तो पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। क्या असंज्ञेय अपराध था? नहीं, संज्ञेय और अजमानती। ठीक है, नहीं, संज्ञेय अपराध उसकी उपस्थिति में हुआ है तो क्या कर सकती है पुलिस? बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है। 2 सेकंड में सर उसका सब सेक्शन 1 है सर, उसमें लिखा है कि अगर उसके पास परिवाद आया है और उसका कौन सा ऑफेंस हुआ? संज्ञेय अपराध में। संज्ञेय अपराध कौन सा वाला? 7 साल 7 ईयर या लेस देन 7 ईयर? 7 साल से कम और 7 साल तक के अपराध में उसको संदेह है कि उसने अपराध किया है तो वो गिरफ्तार कर लेगा। ग्राउंड्स है सर, पहले तो उसको मतलब गिरफ्तारी इसलिए आवश्यक है कि कोई अपराध नहीं करते, अपराध को रोकने के लिए। ठीक है। और दूसरा है सर साक्ष्य से छेड़छाड़ ना करे, और अगर कोई उसके परिचित कोई व्यक्ति है उसको टिप ना दे और उसको गिरफ्तार करना इसलिए। परिचित का मतलब अपराध से परिचित। अपराध से परिचित। और होता है सर अगर उसकी उपस्थिति न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं की जाएगी जब तक कि अपन उसको गिरफ्तार नहीं कर लेते हैं। अगर ये सारे ग्राउंड अगर वो गिरफ्तार कर रहा है नहीं कर रहा है तो उसको लिंक बंद करने पड़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है सर कॉग्निजेबल ऑफेंस, पनिशमेंट मोर देन 7 ईयर। और ऐसी परिस्थिति में उससे संदेह है कि उसने अपराध किया है और मृत्यु दंड से दंडनीय कोई अपराध है तो उसके वो बिना बस कारण अभी लिखित करेगा। और चुराई हुई संपत्ति उसके पास, फिर बाद में आगे वाले बिंदु आप बोल रहे हो चुराई हुई संपत्ति है, अतितेजित अपराधी है, कुछ भी। क्या किसी आदमी को नोटिस दिए 41A का नोटिस दिए जाने के बाद में भी गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? नोटिस दे दिया, आ रहा है, काम पानी चल रहा है, पर सब चीजें कर रहे हैं, क्या फिर भी उसे गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं? नोटिस दिए जाने के बाद में अगर वो इन्वेस्टिगेशन में सहायता कर रहा है तो नहीं करेंगे, अगर लेकिन जरूरत है करने की तो करेंगे। तो 41A के नोटिस के बाद में भी उसे अपन डिटेन कर सकते हैं। ठीक है ना? क्या कहता है 41B? अरेस्ट मेमो क्या है? मेमो में कौन बनाएगा, किसके? जब अरेस्ट करेंगे तब कम से कम एक विटनेस के साइन करवाएंगे, या तो वो उसका परिचित हो सकता है या फिर रेस्पेक्टेबल पर्सन होगा। ठीक है। काउंटर साइन बाय पर्सन जिसको अरेस्ट किया है। ठीक है। और अगर वो पर्सन बोलता है तो ऐसी इन्फॉर्मेशन उसके रिलेटिव वगैरह कर दी जाएगी। ठीक है। क्या कहता है 41C?
कंट्रोल रूम बनाएगी राज्य सरकार। कंट्रोल रूम, ऐसे कंट्रोल रूम के बाहर और अंदर नहीं, वहाँ पे बाहर किसके द्वारा कोई व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति किसके द्वारा और किस अपराध में गिरफ्तार किया गया उसको क्या कहता है 41D नहीं, नलिनी 41D डिफेंस। डिफेंस के बारे में है कि जिसको अरेस्ट किया है ना, वो बातचीत के दौरान मतलब एडमिशन के दौरान किसी भी समय एक बार ना अपने अधिवक्ता से पसंद के अधिवक्ता से उसके दौरान कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन के समय नहीं। ठीक है ऋतिक, समझे? तो गिरफ्तारियां चल रही है अभी फिलहाल। जिस गिरफ्तारी में हम लोगों ने सेक्शन नंबर 50 तक, 50 के बाद में, अच्छा 50 में क्या है, गिरफ्तारी के अधिकार में गिरफ्तारी का आधार और अधिकार को बताया जाना है ना। अधिकार कहेगा जमानत का अधिकार। 50 है गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नामित व्यक्ति को जानकारी देने की बाध्यता। पुलिस अधिकारी जिस आदमी ने गिरफ्तार किया है, तो गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नामित व्यक्ति को जानकारी देने की बाध्यता। क्या करेगा? जिस आदमी को डिटेन किया गया है उस आदमी के द्वारा दी गई सूचना कि साहब मेरे ऐसे डिटेंशन की सूचना आप किसको दो? इंडियन आदमी को दो। जानकारी उसके मित्रों, नातेदारों या अन्य व्यक्ति को जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के द्वारा ऐसी जानकारी देने के प्रयोजन के लिए प्रकट नाम निर्दिष्ट किया जाए तुरंत देगा। मतलब सेक्शन नंबर 50A बाउंडिंग इफेक्ट रख रहा है। और सेक्शन नंबर 50A का C इस तथ्य की प्रविष्टि कि ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की इत्तला किसे दी गई है, पुलिस थाने में रखी जाने वाली पुस्तक में ऐसे प्रारूप में जो राज्य सरकार के द्वारा निहित की जाएगी, इस बात की सूचना लिखी जाएगी कि साहब गिरफ्तार व्यक्ति ने ऐसी सूचना दी कि ना इस आदमी को इन्फॉर्म करना है जिसको हमने इन्फॉर्मेशन दी है। अच्छा, ऐसी सूचना, क्या सूचना दी जा रही है? पुलिस अधिकारी को क्या क्या सूचना दिएगा? नंबर 1 कि आप इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, यहाँ रखा गया है। यहाँ रखा गया है। यहाँ का मतलब चाहे जोधपुर की जेल है चाहे पाली की जेल। सेक्शन नंबर 51A में के 4 में किसके बारे में बताया गया है? जब ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रोड्यूस किया जा रहा है तो ये मजिस्ट्रेट की पहली जिम्मेदारी है कि 51A में दिए गए सबसेक्शन नंबर 2 और सबसेक्शन नंबर 3 की एनफोर्समेंट में आया है या नहीं आया, उस चीज को पहले तसल्ली करेगा। 51 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी कर लोगे। इस 51 को हम कहते हैं जामा तलाशी। जामा तलाशी का मतलब कि ऐसा नहीं है कि साहब कोई आदमी जो गिरफ्तार किया गया उसके पास में कोई भी सामान है तो देख कर। सबसेक्शन नंबर 2, जब कभी किसी स्त्री की तलाशी करना आवश्यक है तो ऐसी तलाशी शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए अन्य स्त्री के द्वारा की जाएगी। 52, ऐसे गिरफ्तारी करने के बाद जब जामा तलाशी में ऐसे कोई आयुध या फिर कोई हथियार आए तो उनको क्या किया जाएगा? न्यायालय अधिकारी को परितत करेगा। उसके शरीर पर वो ले सकता है और ऐसे लिए गए सब आयुध उस न्यायालय या अधिकारी को परितत करेगा जिसके समक्ष वह अधिकारी या गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पेश करने के लिए संहिता के द्वारा अपेक्षित है। सेक्शन नंबर 52 में 2 बातें लिखी है। पुलिस अधिकारी और ऐसा आदमी जिसके द्वारा गिरफ्तार किया गया, मतलब प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तार कर रहे हैं, तो ऐसे सामानों की जब किसी की सीजिंग की जा रही है तो ऐसे सामान किसको देगा? पुलिस अधिकारी या न्यायालय, या फिर यदि पुलिस अधिकारी ने किया है तो न्यायालय को, आदमी ने किया है तो पुलिस अधिकारी से। सेक्शन नंबर 53, पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा। सेक्शन नंबर 53 जहां बात कर रहा है अभियुक्त की, कह रहा है गिरफ्तार व्यक्ति की नहीं कह रहा है। जब कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है जो ऐसी प्रकृति का है, अच्छा तो गिरफ्तार व्यक्ति और अभियुक्त में क्या क्या अंतर है?
गिरफ्तार व्यक्ति तो कोई किसी भी गिरफ्तार कर सकता है जिसने ऑफेंस किया उसके सामने, ठीक है ना। और गिरफ्तार व्यक्ति कौन है? हो सकता है मुझे किसी आदमी पर डाउट ही है, तो मैं उस आदमी को गिरफ्तार किया, कहाँ पेश किया? पुलिस अधिकारी के सामने। उसने चेक कर लिया कि सब कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो ऐसा गिरफ्तार किया जाता है। तो ऐसी प्रकृति का है, और जिसका ऐसी परिस्थिति में किया जाना अभिकथित है कि ये विश्वास करने के उचित आधार है, तो उसकी शारीरिक परीक्षा ऐसा अपराध किए जाने के बारे में साक्ष्य प्रदान करेगी। मतलब सेक्शन नंबर 53 का जो लक्ष्य है वो क्या है? ऐसा मेडिकल एग्जामिनेशन करने के लिए क्या किया जा रहा है? साक्ष्य। ऐसे पुलिस अधिकारी को उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो प्रार्थना पर कार्य करने में रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवस्थाओं के लिए सद्भावना पूर्वक किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार की परीक्षा करे जो उन तथ्यों को जैसा साक्ष्य प्रदान कर सके, अभिनिश्चित करने के लिए उचित रूप से आवश्यक है, और उतना बल प्रयोग करे जितना उस प्रयोजन के लिए उचित और आवश्यक है। मेडिकल एग्जामिनेशन करने के लिए यदि वो मना करे तो फिर थोड़ी सी बल प्रयोग, जोर जबरदस्ती करके भी उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। स्त्री है तो फिर स्त्री के द्वारा ही किया जाएगा। तिरपन है और 54 में क्या क्या है साहब? किस किस चीजों को इन्वेस्टिगेशन में लिया जा रहा है? परीक्षा में खून के धब्बे, सीमन, लैंगिक अपराधों की दशा में सुआग, थूक, स्वेद, डीएनए, प्रोफाइल, प्रयोग द्वारा परीक्षा और ऐसे अन्य परीक्षण जिन्हें रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवस्था किसी भी विशिष्ट मामले में आवश्यक समझता हो सम्मिलित होंगे। सेक्शन 53 को खत्म करके 53A पर आ रहे हैं। बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा है। सेक्शन नंबर 53 में तो था अभियुक्त, और सेक्शन नंबर 53A में है अपराधी। इंग्लिश में दोनों को एक्यूज्ड कर रखा है, एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड और एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड। accused of rape, एक्यूज्ड ऑफ rape, एक्यूज ऑफ रेप है ये। स्पेशल प्रोविजन है सेक्शन नंबर 53A में, जिस पर किसका अपराध किसका आरोप है? सेक्शन नंबर 375 के अपराध। एक ही बात ध्यान रखनी है इसमें, सेक्शन नंबर 53A में एक बात लिख रखी है बीच में, 16 किलोमीटर की परिधि के भीतर ऐसे चिकित्सा व्यवस्थाओं की अनुपस्थिति में उपनिरीक्षक। सेक्शन नंबर 53A का सब सेक्शन नंबर 5, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी बिना विलंब के अन्वेषण अधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा जो उसे धारा 173 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को उस धारा की उपधारा 5 के खंड क में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भाग के रूप में भेजेगा। जिस किसी भी मेडिकल ऑफिसर के द्वारा मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया है तो फिर इसकी रिपोर्ट वो किसको भेज रहा है? magistrate, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, जिसको अपन ने कहा IO। और फिर ऐसा आईओ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो इस रिपोर्ट का क्या करेगा? 173 सेक्शन नंबर 173 के 2 के में इस बात को चस्पा कर देगा, वो पुलिस रिपोर्ट का पार्ट बन जाएगा। सेक्शन नंबर 54, गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी के द्वारा परीक्षा। सेक्शन नंबर 53 जहां हमने अभी पढ़ा अपराधी एक्यूज्ड। सेक्शन नंबर 54 है गिरफ्तार व्यक्ति। अब गिरफ्तार व्यक्ति के अंदर देखो सब सेक्शन नंबर 3 देखेंगे अपन इसका कि साहब जब गिरफ्तार व्यक्ति की एग्जामिनेशन करवाई जा रही है तो उपधारा 1 के अधीन परीक्षा की जाती है, तो वहां ऐसी परीक्षा की रिपोर्ट की एक प्रति चिकित्सा अधिकारी या रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति या ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को दी जाएगी। सेक्शन नंबर 53A और सेक्शन नंबर 54 में यही एक डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है कि साहब 53A में रेप के एक्यूज्ड की जो एग्जामिनेशन हो रही है उसकी रिपोर्ट किसको दे रहा है? मेडिकल एग्जामिनर। जबकि गिरफ्तार व्यक्ति के बारे में रिपोर्ट किसको दी जा रही है? या तो गिरफ्तार व्यक्ति को या फिर गिरफ्तार व्यक्ति के द्वारा स्पेसिफाइड किया गया कोई आदमी को दी जाएगी। कर लोगे? आपके इस पर रजिस्टर पर है ना, देखो मतलब आपके उस पे बैरक पे इस तरह का कोष्टक कॉलम करके किस पे 53A पे 54 के 3 पे कॉलम करके इन दोनों को आपस में इंटरलिंक कर लो कि साहब यही डिफरेंस है सेक्शन नंबर 53A और 54 में।
सेक्शन नंबर 54 है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्ट हो जाएगा। याद रख लेना, केवल बात करने के लायक नहीं है। मानसिक रूप से कोई आदमी होता है तो फिर ऐसी जो होती है शिनाख्त रेट जिसको अपन क्या कहते हैं, ट्रेड आइडेंटिफिकेशन ट्रेड, सेक्शन नंबर 9 एविडेंस एक्ट। जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है, 55 कर लोगे, कोई खास बात नहीं है। 55A इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसकी देखभाल का कर्तव्य किसका होगा? जिसकी की वो अभिरक्षा में उसका कर्तव्य है। गिरफ्तार सेक्शन नंबर 56, अच्छा सेक्शन नंबर 55 है इम्पोर्टेंट। देखो गिरफ्तारी से लेकर जेल तक कैसे जाना है कोई आदमी? मान लो कोई आदमी किसी को, या तो पुलिस अधिकारी या कोई आदमी किसी को गिरफ्तार कर रहा है, तो अभी हमने एक सेक्शन पढ़ा था कि उसकी जमानत के आधार को इंट्रोड्यूस करवाएगा 100% और गिरफ्तारी के आधारों को इंट्रोड्यूस करवाएगा। ऐसी बात अभी भी अपन ने कौन से सेक्शन में पढ़ी? 50A में के साथ करवा दिया। अभी तक आदमी जेल में नहीं है, केवल कस्टडी में। कस्टडी और जेल में क्या अंतर है? कस्टडी तो मतलब वो थाने के अंदर ही, कस्टडी का मतलब पुलिस अधिकारी या फिर कोई भी आदमी उसके सामने बैठा है, वो अपने इच्छा को उसको वो रेगुलेट कर रहा है, उसको अपन कस्टडी है। थाने में लेकर आए कहाँ से? जमानत अपराध, तो फिर ये तो जमानत को मुचल के भर देगा, बूंद भरवा के उसे घर भेज देंगे, अभी तो जेल आई नहीं है। या फिर कहाँ पेश किया जाएगा उसको? न्यायालय के समक्ष। और यदि ऑफेंस नॉन बेलेबल ऑफेंस है पर फिर भी मजिस्ट्रेट क्या दे देते हैं? बेल ग्रांट कर देते हैं, फिर भी जेल नहीं है। और या फिर उसे लगता है क्या करना है इसको? जेल भेजना, जमानत नहीं देनी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमें ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इस आदमी की जरूरत है, पुलिस कस्टडी अपॉइंट करो, तब तो फिर उसे पुलिस कस्टडी में भेजा जाएगा ना। चलो सेक्शन नंबर 56, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट। अच्छा 55A इज इम्पोर्टेंट सेक्शन। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा। ए के देखो अभी तक अपन ने कौन कौन से पढ़ा? एक तो पढ़ा अभी अपन ने 55A, एक पढ़ा 54A, एक पढ़ा 53A और एक पढ़ा 50A। 50A, 53A, 54A और 55A। 50A में क्या कहा अभी अपन ने? गिरफ्तारी के ग्राउंड्स और जमानत के अधिकार के बारे में इंट्रोड्यूस करेगा 50A। वो तो 54A नहीं, नहीं, 53 ही है। 53 रेप के accused का ठीक है, बलात्कार के medical आरोपी examination। ऑफेंस हो गया। और 54A शिनाख्त। 55A उस आदमी की परीक्षा जिस आदमी नहीं उस आदमी का करता है। सेक्शन 56, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के बासातक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना। वारंट के बिना गिरफ्तार किए जाने वाले पुलिस अधिकारी अनावश्यक विलंब के बिना और जमानत के संबंध में इससे अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, इसका मतलब क्या हुआ? जमानत के संबंध में इसके अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, इसका मतलब ये है कि यदि जिस किसी आदमी को बिना वारंट गिरफ्तार किया गया है और वो बेल ऑफेंस कौन सा था? बेलेबल ऑफेंस था, तो फिर यदि वो बेल दे देता है, मतलब बेल देने के लिए मतलब जमानत को लेने के लिए वो वहाँ पर यस कर देता है, तब फिर अब उसको मजिस्ट्रेट के सामने नहीं पेश किया जाएगा। तो इसका मतलब है जमानत के संबंध के उपबंधों के अधीन रहते हुए उस व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी पुलिस थाने के बासातक अधिकारी के समक्ष ले जाएगा या भेजेगा। कहाँ पर? जहां पर जिस किसी मजिस्ट्रेट का लोकल जुरिडिक्शन बन रहा है उसके समक्ष। सेक्शन 57, कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे या अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा निरुद्ध नहीं करेगा जो उस आदेश की सब परिस्थितियों में उचित है तथा ऐसी अवधि मजिस्ट्रेट के धारा 167 के अधीन विशेष आदेश के अभाव में गिरफ्तारी के स्थान में मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक की नहीं होगी। तो सेक्शन नंबर 57 में किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने घंटे के अंदर पेश करना है? 24 घंटे के अंदर, जिसमें यात्रा का समय अलग हटाया गया है, एक्सक्लूड किया गया है। 55 और इसमें नहीं 56 इसमें क्या लिखा है? 56 में तो ये अधिकारी अपने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं।
तो उसमें भी तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना वारंट के बिना वारंट के बिना छप्पन में तो मैजिस्ट्रेट साहब के सामने नहीं, उसके सामने ले जाया जाना है। और 57 कह रहा है कि किसी आदमी को आप 24 घंटे से ज्यादा डिटेन नहीं करोगे। तो तो जब राइट बता दिया कि उसका 57 में और उसमें ड्यूटी बता दी अगर देखा जाए पुलिस ऑफिसर की कि साहब आपको उसके सामने पेश करना है। अच्छा, दूसरा सवाल क्या बनता है कि जब हम सेक्शन नंबर 167 पढ़ेंगे तो सेक्शन नंबर 167 में हमने एक दो बार पहले डिस्कस किया कि किसी आदमी को कितने समय के लिए पर पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी देंगे 90 और 60 दिन। कौन कौन से अपराधों के लिए है वो 10 साल और 10 साल आप बस केवल 10 साल का ध्यान रखो। 10 साल से ज्यादा गए तो 90 दिन, 10 साल से कम गए तो। और डेथ कमिट किए जाने के बारे में क्या है? अभी जब अपन ने सेक्शन में 46 पढ़ा था कि उन दो को छोड़कर किसी भी मामले में डेथ कमिट नहीं करेगा। कौन सा मामला वहां पर भाई? एक तो 167 में हमने 10 साल ले लिया, मृत्युदंड और आजीवन कारावास है ना, उसमें 10 साल ले लिया। हाँ, ये क्या कह रहे हैं कि जो 90 दिन और 60 दिन जो हो रहे हैं वो वाला समय गिरफ्तार किए जाने के समय से यहां से शुरू हो जाएगा। भाई आज ही गिरफ्तार किया तो यहां से शुरू हो गया, या आज गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया है वहां से शुरू होगा। कहां से माना जाएगा? मजिस्ट्रेट के सामने नहीं, मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दे फिर बाद में वो लगेगी ना जैसे ओबीसी। ठीक है, तो उन 60 दिन और 90 दिन की शुरुआत की जो गिनती होगी वो कहां से होगी? जिसमें ये वाला मजिस्ट्रेट को पेश करे किया उसके बाद से तो ये 24 घंटे वाला दिन शामिल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। ये वाला दिन उसमें शामिल नहीं है, याद रखना। इसीलिए कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के नहीं, 24 घंटे से ज्यादा आप उसको डिटेन नहीं कर सकते। और ऐसी बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा लिखी हुई है? आर्टिकल 22 भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 में। पुलिस का गिरफ्तारी को रिपोर्ट करना। यदि पुलिस अधिकारी किसी आदमी को गिरफ्तार कर रहा है थाने के भाषा तक अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट को या उसके ऐसा निर्देश देने पर उपखंड मजिस्ट्रेट को अपने अपने थानों की सीमाओं के अंदर वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए सब व्यक्तियों के मामलों की रिपोर्ट करेंगे, चाहे उन व्यक्तियों की जमानत ले ली गई है या नहीं ले ली गई है। भाई पुलिस अधिकारी अपने हिसाब से तो किसी आदमी का काम करेगा नहीं, तो फिर किसको उसको रिपोर्ट करनी है? डीएम को, मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। और सेम इसी तरह की बात हम एक सेक्शन में और पढ़ते हैं, जिस सेक्शन का नंबर है 365। किससे संबंध में है? 363 से लेकर 371। क्या बताता है? सेक्शन नंबर 59, पकड़े गए व्यक्तियों का उन्मोचन। पुलिस अधिकारी के द्वारा गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति का उन्मोचन उसी के बंद पत्र या जमानत पर या मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अधीन ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। इसमें ये लिख दिया कि साहब जो भी प्रोसीडिंग्स आपको फॉलो करनी है उसको डिस्चार्ज करने की, तो प्रोसीडिंग्स कौन से फॉलो करोगे आप? इसी प्रक्रिया, इसी संहिता में दी गई प्रक्रिया के अनुसार। सेक्शन नंबर 60, निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ने के लिए शक्ति। अभी अपन ने इसी दौरान एक सेक्शन और पढ़ा था कि साहब उसी जुरिडिक्शन के आगे से कलेक्टर भी उसको गिरफ्तार कर सकता है। सेक्शन नंबर था 47। देखो 47 ही या 48 है? 48 तलाशी के 12 47 में क्या है? नहीं सर, उस स्थान की तलाशी है जो व्यक्ति को। तो आप सेक्शन नंबर 60 के पास में सेक्शन नंबर 48 और सेक्शन नंबर 77 दोनों को साथ में मेंशन कर। 77 वारंट के 77 क्या है? वारंट के निष्पादन में के लिए कहाँ कहाँ जा सकता है पुलिस अधिकारी? पूरे भारत में कहीं भी जा सकता है। और 60 कह रहे हैं निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति भारत के किसी भी स्थान में उसे गिरफ्तार कर सकते हैं के अधीन गिरफ्तारियों को धारा 47 के उपबंध लागू होंगे, भले कि ऐसी गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति वारंट के दिन कार्य न कर रहा हो और गिरफ्तारी करने का प्राधिकार रखने वाला पुलिस अधिकारी नहीं हो। 47 में क्या लिखा था? किसी भी स्थान पर तलाशी लेना, किसको गिरफ्तार कैसे किए जाने के बारे में।
60A गिरफ्तारी का सर्वथा संहिता के अनुसार ही है, कोई भी गिरफ्तारी संहिता की भाई आप इसको उल्लंघन नहीं करोगे। तो ये होगी गिरफ्तारियां। और अब गिरफ्तारियों में से मतलब जो सेक्शन नंबर 41 से 60 तक जो बातें बता रहा हूँ उनको तो आप कतई नहीं भूलोगे, कभी भी पूछ सकता हूं मैं आप लोगों को, है ना। नंबर 1 तो सेक्शन नंबर 41A B C D क्या क्या बातें कह रहे हैं और इसके अंदर कहाँ का क्या क्या कहानी भी रखी। एक बात तो ये 43 और 44 दोनों साथ साथ में याद रखेंगे। 46 के चारों कंटेंट, 49 58 53A का 5 और 54 का 3, (55A) 57 and 58। अब आ जाते हैं साहब वापस से थोड़ा सा समझ लीजिए इसके ऊपर। अपराध किए जाने पर अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा गिरफ्तारी होगी। कौन कौन कर रहा है गिरफ्तारी? पुलिस है, मजिस्ट्रेट है, प्राइवेट व्यक्ति। पुलिस 2 स्थितियों में कर रही है, वारंट के साथ, वारंट के बिना और वारंट के साथ। मजिस्ट्रेट साहब कर रहे हैं और प्राइवेट व्यक्ति 2 अलग अलग स्थितियों में कर रहा है। ऐसी स्थिति में संज्ञेय प्लस अजमानती अपराध या उद्घोषित अपराध। उद्घोषित अपराध की घोषणा कौन से सेक्शन में हो रही है? 82, 83। तो इस तरह से गिरफ्तार कर लिया। प्रोसीजर देख लिया हमने, मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश करना है, एग्जामिनेशन करवा दिया, मेडिकल एग्जामिनेशन करवा दिया, पुलिस अधिकारी का कर्तव्य बता दिया। 41A 41B C D में गिरफ्तारी मेमो हो गया, नोटिस हो गया, कंट्रोल रूम हो गया। सारी बात करने के बाद अब हम आगे हैं कि यदि इनके अलावा से गिरफ्तारी नहीं की जा रही है और मैजिस्ट्रेट साहब के सामने या कोर्ट के सामने किसी आदमी की उपस्थिति को अनिवार्य करना है, तो पहली बात तो ये कि साहब कोर्ट के सामने किसी आदमी की उपस्थिति कब की जाएगी? जबकि कोर्ट के सामने 2 अलग अलग बातें आएंगी। क्या बातें आएंगी? या तो पुलिस अधिकारी ने पुलिस रिपोर्ट पेश किया या फिर किसी आदमी ने परिवार पेश किया या फिर पुलिस रिपोर्ट खुद किसके रूप में आ रही है? परिवार के रूप में, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में पता चला अपराध कौन सा था? असंज्ञेय। असंज्ञेय अपराध में तो गिरफ्तार करके लाएगा नहीं, कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो भले ही पुलिस अधिकारी उसको गिरफ्तार करके लिया जाएगा। और कोर्ट ने ऐसे पुलिस रिपोर्ट पर, ऐसे परिवार पर या फिर स्वयं विवेक पर क्या ले लिया? उस मामले का संज्ञान ले लिया। संज्ञान के बारे में जिसको हम कॉग्निजेंस लेना कह रहे हैं, कौन सा सेक्शन में है? इसमें 190 पर नहीं लिखा। देखो 190 जो सेक्शन है बेटा, आपके सामने जब भी 190 आए, 190 की 2 कहानियां निकालना। कहानी नंबर 1, कहानी नंबर 2। कहानी नंबर 1 में क्या लिखा है यहाँ पे? फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट? नहीं, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, फिर इसके 3 बिंदु 1, 2, 3, A, B और C। किस पर? परिवार। दूसरा, तीसरा दो। और 2 में क्या लिखा है? सेकंड क्लास सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जब कौन करे? CJM
चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये तो अपने ये जो बात करते हैं उससे थोड़ी सी अलग बात है। ये जब आपके सामने आए तो इसको ड्राफ्ट को ऐसे याद रखोगे आप। संज्ञान ले लिया, अब संज्ञान लेने के बाद में सामने वाले आदमी को अपने सामने उपस्थित करना पड़ेगा। अब ऐसे संज्ञान लिए जाने के बाद मजिस्ट्रेट के द्वारा उस व्यक्ति की उपस्थिति उनके सामने सुनिश्चित किए जाने के लिए मजिस्ट्रेट साहब के सामने क्या क्या बातें हैं, या तो समन भेजे या वारंट भेजे। वारंट पे आ गया तो ठीक है, और यदि नहीं आता है तो फिर उसको कंपेल करेगी मजिस्ट्रेट साहब। तो क्या करेगा, कंपेल करने के लिए उसकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। और भी मान लो प्रॉपर्टी को कुर्क किए जाने के बाद में भी कोई आदमी नहीं आ रहा है तो अंतिम रास्ता क्या है हमारे पास में, किसी भी आदमी को उद्घोषित अपराधी डिक्लेयर कर सकते हैं। और जब किसी व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी डिक्लेयर किया है तो प्राइवेट व्यक्ति की शक्तियां एग्जिस्टेंस में आ जाएगी सेक्शन नंबर 43 में, कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति उस आदमी को गिरफ्तार कर सकता है जो कौन है, और उद्घोषित अपराधी की डिक्लेरेशन कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करता है या न्यायालय, दोनों करते हैं। ठीक है, तो अब कोर्ट ने क्या भेजा है, समन। समन में याद रखना कभी भी पुलिस अधिकारी किसी आदमी को गिरफ्तार करके नहीं लाता है। समन क्या है, समन केवल और केवल एक सूचना है, किसके द्वारा भेजी जा रही है, कोर्ट न्यायालय के द्वारा भेजी जा रही है। किस संबंध में भेजी जा रही है, आपकी उपस्थिति को तय करने के लिए कि साहब ये न्यायालय का आदेश है कि आपको इस समय कोर्ट के सामने आकर उपस्थित होना है, मौजूद होना है। तो समन भेजने के लिए क्या जरूरी है क्या कि आप केवल और केवल एक्यूज्ड को समन भेजा जाएगा, या एक्यूज्ड के अलावा किसी भी आदमी को समन भेजा जा सकता है, साक्षी को भी समन भेजा जा सकता है। जैसे कि मान लो मेरे घर पे चोरी, मैं पड़ोसी आदमी को अपने घर पे कोर्ट में बुलाना चाह रहा हूँ, तो पुलिस कोर्ट सीधा पुलिस को भेजकर वारंट भेजकर पुलिस को गिरफ्तार करवाने का समन भेजेगी, समन में उसका आने की बात होगी। तो समन जो है एक्यूज्ड की स्थिति में समन या तो एक्यूज्ड को भेजा जा रहा है या किसी भी आम आदमी को भेजा जा रहा है, मतलब विटनेस को भेजा जा रहा है। यदि एक्यूज्ड की स्थिति में भेजा जा रहा है समन, तो समन मामलों में ही भेजा जाएगा। और ऋतिक, समन मामले किसे कहते हैं बेटा, परिवार पेश करते हैं जो परिवार थोड़ा समझ लो। परिवार तो संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों पेश कर सकते हैं। समन मामले किसे कहते हैं, समन मामले जिसमें सर ऑफेंस हुआ नहीं है, कमिट असंज्ञेय मामला है, उसमें नगमा समन मामले कौन से आपने कहा, हमने सेक्शन 32 और 31 तक तो नहीं पढ़े, पर इसके पहले के सेक्शन पढ़ लिया आपने। सेक्शन नंबर 2 क्या कहते हैं, डेफिनेशन में समन की डेफिनेशन भी है, वारंट की भी है, मतलब समन मामले की भी है, वारंट मामले की भी है। किसको कहते हैं समन मामले और किसको कहते हैं वारंट मामले। जी तू समन मामले पहले डेफिनेशन बताना मेरे को। डेफिनेशन तो है जो वारंट मामले नहीं है, जो वारंट मामले नहीं है, याद रखना है। आपको पूछ लिया वारंट मामले और आपने कह दिया जो समन मामले नहीं है, तब फिर गंदा हो जाएगा है ना। और आपको पूछा जा रहा है समन मामले, अच्छा गंदे का क्या मतलब है, मतलब विचलित हो जाएगी। हाँ। और समन मामले नहीं, वारंट मामले क्या है, तब फिर आपको डिफाइन करना पड़ेगा, दंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की सजा दिए जाने वाले अपराध के मामले वारंट मामले। कौन से सेक्शन में दे रखा है वारंट मामले, और 2W में क्या दे रखा है, विक्टिम की परिभाषा। तो ऋतिक और नगमा समन का गलत बात है, ऋतिक की बात अच्छी नहीं, शोभा नहीं। अच्छा मैंने बताया नगमा समन मामले भी तो भी आया नहीं। समन मामले का मतलब ऐसे मामले जिसमें 2 साल तक की सजा देते हैं किसी अपराध को, उसको हम कहते हैं समन मामले। 2W समन केसेस है और 2X में वारंट केस है, तो मैंने वही बोला। अच्छा 2W में वारंट मामले नहीं है क्या, समन 2W में समन है। देखो इसको ऐसे याद रख सकते हैं अपन, 2W क्या है, SU है। तो समन मामले कौन सा है, वो मामले जो कि वारंट मामले नहीं है। तो 2W में किसका मामला है, समन। और फिर वारंट का है
2x X x मतलब s चलो वापस आ रहे हैं हम लोग। क्या कहानी चल रही थी? समन भेजे जाने की। क्या कह रहा था कि समन मामलों में एक्यूज को समन भेजा जाता है। क्या वारंट मामले में भी एक्यूज को समन भेजा जा सकता है? हाँ। तो कहा न्यायपालिका वारंट मामले में भी एक्यूज को वारंट की जगह क्या भेज सकती है? समन। और तो समन से यदि नहीं आता है तो फिर क्या भेजा जाएगा? वारंट। वारंट। तो सवाल ये था कि समन क्या केवल एक्यूज को भेजा जाएगा या किसी भी आदमी को भेजा जा सकता है? तो कहा कि एक समन किसी भी आदमी को भेजा जा सकता है, चाहे वो साक्षी है, विटनेस है, पड़ोसी है, गवाह है, कोई भी प्रकार हो सकती है, और एक्यूज को भी कर सकता है। अच्छा, समन का मतलब क्या है? समन का मतलब ये एक सूचना है। समन में किसी आदमी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सूचना है किसके लिए? न्यायालय में उपस्थित होने के लिए। कितनी कॉपी में समन भेजा जाता है कोर्ट की तरफ से? 2 कॉपी में भेजा जाएगा। जो आदमी समन के न्यायालय के द्वारा समन लेकर भेजा गया है उस आदमी को हम क्या कहते हैं? सवार। पहले घोड़े पर सवार होता था, इसलिए पहले मोटरसाइकिल तो थी, वो एक वो आती थी बेचारी। अब एक नई घोड़ा भी आने लगी, इलेक्ट्रिक घोड़ा भी आने लगी। तो उस आदमी को हम कहते हैं सवार। क्या कहते हैं? अब ये अच्छा, कल एक शब्द अच्छा भी देखा मैंने, जो अपन उसको घोड़े को कहते हैं, नहीं घोड़ा अपन जहाँ रहते हैं उसको अपन कहते हैं अस्तबल। ये अस्तबल शब्द कहाँ से आया? सूर्यास्त हो जाता है। नहीं नहीं अस्तबल शब्द वेलकम है। अश्व से स्टेबल, जहां पर घोड़ों को स्टेबल किया जाता था, बांधा जाता था। हॉर्स्टेबल, अस्टेबल, अस्तबल है ना। हॉर्स स्टेबल है एक्चुअली वो शब्द। फिर तो बहुत शब्द है। चलो, सूर्यास्त हो जाता है। सवार क्या लेकर आए हैं? बल कम हो जाता है। हाँ जीतू, सवाल क्या लेकर आए हैं? सवाल समन लेकर आए। समन न्यायालय में किसके पास में? किसी भी व्यक्ति को। कितनी कॉपी में? 2 कॉपी में। जाहिर सी बात है, ये भी 1 कॉपी और ये उसकी फोटो कॉपी। 2 कॉपी में जो है समन। उसके हस्ताक्षर देने वापस एक तो ये वाली जो सेकंड नंबर कॉपी ली, तो किसको दे दिया? उस आदमी को जिस पर समन किया, हमें क्या करवानी है? तामील। तामील का मतलब हो गया सर्विस ऑफ समन। तामील को अपन डिफाइन करेंगे तो क्या कहेंगे कि जिस आदमी को भेजा गया समन की यदि संसूचना भेजे गए व्यक्ति को हो गई है तो कहा जाएगा कि समन की तामील हो चुकी। संसूचना का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? उसके ज्ञान में आ जाए। ज्ञान ज्ञान में आ जाना। किस बात का ज्ञान में आना? जो बात न्यायालय के द्वारा कही गई उसको हम कह रहे हैं संसूचना। 2 कॉपी में 1 कॉपी मैंने आपको दे दी, मतलब सॉरी सवाल ने हमें दे दी, और ये जो मूल कॉपी थी, इस मूल कॉपी पर इस समन दिए गए व्यक्ति के काउंटर सिग्नेचर करवा दिए। ऐसा काउंटर सिग्नेचर की कॉपी वाला ये जो समन है, ये कि सवाल क्या करेगा? वापस न्यायालय में जाकर जमा कराएगा। न्यायालय ने कहा क्या होगा? सर वो समन की तामील हो चुकी है, ये काउंटर साइन करवा के लेकर आएगा। अब सवाल गया घर पे, पर उस घर पे वो आदमी ही, तब फिर क्या करेगा सवाल? ऐसे सम्मान की सूचना घर में है ना, वो आदमी तो नहीं है जिसको किया गया है, पर घर में दूसरे व्यक्ति पे हो ही सकते हैं, मम्मी पापा भाई बहन भी हो सकते हैं, नौकर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो सवाल ऐसे सम्मान की तामील उस व्यक्ति के अलावा क्या कोई दूसरे व्यक्ति पे भी करवा सकते हैं? किस पर करवाएगा? परिवार के पुरुष सदस्य, वयस्क पुरुष सदस्य, वयस्क पुरुष सदस्य, उसके परिवार के वयस्क पुरुष सदस्य पे भी सम्मान की तामील करवा सकता है। कि मान लो अब आया और मेरे बड़े बड़े भाई साहब आए, मुझ पर सम्मान लेने के लिए आया था, पर मैं तो अपने कोई सी मार्केट गया हूँ, किससे सिग्नेचर करवानी उसने यहाँ पर? परिवार के वयस्क मेजर मेल कैंडिडेट से। फीमेल पर समन, सॉरी क्रिमिनल मैटर्स में समन की तामील महिला पर नहीं होगी, जबकि जब समन मामला सिविल मामला होता है और सवाल उस सिविल मामले में समन लेकर आए हैं और घर पे ना तो वो व्यक्ति है और ना कोई वयस्क पुरुष है, तो किस पर तामील हो सकती है? वयस्क महिला सदस्य पे भी सिविल सर्विसेज की तामील हो सकती है, जबकि क्रिमिनल समन की सर्विस महिला पर नहीं होगी। ये होगी कॉपी, ये वहां पर पहुंचा दी, प्रति हस्ताक्षर किया जाना इस बात का प्रमाण होगा। किस बात का? इसकी तामील हो चुकी है। सब समन भेजे किस किस को जाएंगे? एकल व्यक्ति को भेजे जा सकते हैं, विटनेस को भी भेजे जा सकते हैं, कोई आदमी को डॉक्यूमेंट लेकर पेश किए जाने के लिए भी भेजा जा सकता है, कैसे भी भेज सकते हैं। और समन के सर्विस किए जाने के लिए और क्या क्या रास्ते हैं हमारे पास में? कि मान लो चस्पा किए जाने का क्या रास्ता होता है कि साहब वो बार बार जा रहा है घर पे, पर वो हमें मिल नहीं रहा,
पर हमें ऐसी सोचना जरूर है कि वो रात को 10-11 बजे आता है। तो ऐसे सम्मन की कॉपी सहज दृश्य स्थान पर जाकर हमने चिपकाई और उसका प्रति हस्ताक्षर वहां के 2 मौजूदा व्यक्ति से करवाई। और ये पता है कि 1-2 दिन में वो आदमी आएगा सम्मन की तामील करने, नहीं यहाँ से आएगा तो उसके नजर में आ जाएगा, तो सम्मन की तामील हो जाएगी। यदि कोई सम्मन की तामील किसी गवर्नमेंट ऑफिसर पे करवानी है तो फिर कैसे करेगा? उस ऑफिस के प्रधान अधिकारी को सम्मन की तामील की सम्मन कॉपी भेज देगा, फिर वो प्रधान अधिकारी ऐसे सम्मन की तामील अपने आप से करा देगा, क्योंकि वो उसका डीडीओ ऑफिसर होता है, उसके आदेशों में उसको काम करना है। तो ये तो गया सम्मन का मामला। अभी हम पहले कुछ सेक्शन से देख लेते हैं। देखो सम्मन का मामला है सेक्शन नंबर 60 तक गिरफ्तारी हो गया, सेक्शन नंबर 41 से 68 तक। फिर जब सम्मन शुरू हुआ है, सम्मन शुरू होगा 61 से 69। वारंट कहां से शुरू होगा? 70 से चलेगा, जो कि 81 कुर्की और उद्घोषणा 82 से शुरू होकर 86 तक, और फिर 87 से लेकर 90 तक की कुछ खास प्रोविजन नहीं है, पर फिर भी हमें ध्यान में रखना है। तो अभी हम कहाँ चल रहे हैं? ये वाला मैटर हो गया, अब हम इस मैटर पर आए जो कि सम्मन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है सर, सम्मन मामले में वारंट नहीं भेज सकता। हाँ, सम्मन मामले में वारंट नहीं भेज सकते, ध्यान रखना। सम्मन मामले में सम्मन ही जाएगा। अच्छा, अब बताओ, सम्मन भेज दिया सम्मन मामले में, अब सम्मन की तामील भी होगी तो फिर भी नहीं आ रहा, फिर क्या करेंगे? सर वो तो न्यायालय द्वारा अगर वो मान लेता है कि ये अपराध मेरे द्वारा किया गया है, मतलब वो तो सब डिटेल हमने सेक्शन नंबर 251 से लेकर देखेंगे, या फिर सम्मनों की 251 से 259 में देखेंगे। वो खुद भी मान सकता है यदि ट्रिफलिंग ऑफेंसेज है तो, छोटे ऑफेंस है तो। और मान लो कोर्ट को बुलाना जरूरी है, उसने सम्मन भेज दिया। मान लो आप तो विटनेस को ही पूछ लो ना, विटनेस को बुला लिया पर वो नहीं आ रहा है, तो फिर क्या कोर्ट उस विटनेस को कोर्ट में बुलाने के लिए वारंट दे सकती है? 87 बिल्कुल भेजेगी। 87 में वारंट के स्थान पर सम्मन के स्थान पर वारंट का भेजेगा। तो ये जो 4 पावर है, यही तो वो पावर है जो किसी भी कोर्ट को कॉम्पिटेंट कर रही है उसके सामने लाने की। सम्मन मामले में भी बिल्कुल सम्मन मामले में भी, सम्मन मामले की तामील होने के बाद में भी कोई आदमी नहीं आ रहा है, तब फिर क्या होगा? सुनना तो पड़ेगा, उसको वारंट इशू करवा दिया जाए। सेक्शन नंबर 61 61 से लेकर 59 तक में सेक्शन नंबर 61 एक अच्छा सेक्शन है जो क्या कह रहा है? न्यायालय के द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक सम्मन लिखित रूप में और 2 प्रतियों में। तो यदि सम्मन के कंटेंट पूछे आपसे तो सबसे पहला क्या है? लिखित रूप में, रिटन फॉर्मेट में होगा, ओरली फोन करके नहीं बुलाया जा सकता। कितनी कॉपियों में होगा? 2। न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति के द्वारा जिसे उच्च न्यायालय के द्वारा निर्दिष्ट किया गया हस्ताक्षरित होगा। तो ऑप्शन है इसके पास है कि सम्मन किसके द्वारा हस्ताक्षरित होगा? या तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, या फिर ऑथराइज्ड बाय हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के द्वारा किसी अन्य आदमी को ऑथराइज किया गया है तो उसके हस्ताक्षर से भी हो सकता है। क्या इस पर सील लगती है न्यायालय की? तो सील होगी। तो कंटेंट क्या क्या हो गई? लिखित में होगा, 2 कॉपी में होगा, हस्ताक्षरित होगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा या फिर ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसको उच्च न्यायालय ने किया है, और न्यायालय की सील के साथ में होगा, मुद्रा के साथ में। तो जब हम सम्मन के कंटेंट देख रहे हैं तो 1 मिनट लगेगा सेक्शन नंबर 70 में चल के वारंट के कंटेंट देख लें। सेक्शन नंबर 70 न्यायालय के द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया होगा। क्या वारंट मौखिक रूप से हो सकता है? लिखित रूप में होगा, और ऐसे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस पर उस न्यायालय की मुद्रा लगी हुई होगी। तो सेक्शन नंबर 70 मतलब जो वारंट पर सिग्नेचर केवल और केवल किसके हैं? प्रिजाइडिंग ऑफिसर के, जबकि सम्मन पे either presiding officer or the person authorized by the high court। चलो सेक्शन नंबर 61 के कंटेंट लिखित, 2 कॉपी, हस्ताक्षरित और सील। 62 तामील कैसे करेंगे साहब? प्रत्येक सम्मन की तामील पुलिस अधिकारी के द्वारा या ऐसे नियम के अधीन जो राज्य सरकार के द्वारा नियमित की जाए उस न्यायालय के
जिसने वह समन जारी किया है किसी अधिकारी के द्वारा या अन्य लोक सेवक के द्वारा, या तो पुलिस ऑफिसर भी कर सकता है या फिर कोई भी ऐसा अधिकारी जिसको कोर्ट ने अपॉइंट किया। यदि साध्य हो तो समन किए गए व्यक्ति पर समन की तामील उससे उस समन की 2 प्रतियों में से एक का परिधान या निवेदन करके व्यक्तिक रूप से की जाएगी। यदि साध्य हो, साध्य को मतलब कि जरूरी हो तो इस तरह से कर सकता है, एक कॉपी उसको दे सकता है। तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति जिस पर समन से तामील की गई है, यदि तामील करने वाले अधिकारी के द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा। स्वीकार के साथ आप साइन सिग्नेचर करो तो सब उसको रसीद हस्ताक्षरित करेगा। हो गया सेक्शन नंबर 62। 63 आप पढ़ लोगे। 64, जब समन किए गए व्यक्ति नहीं मिले तब क्या करेगा? वयस्क पुरुष सदस्य के पास उस व्यक्ति को के लिए छोड़कर की जा सकती है, उसी कुटुंब के सदस्य के लिए ना। और यदि तामील करने वाला अधिकारी ऐसी अपेक्षा की जाती है कि जिस पर व्यक्ति के द्वारा ऐसा समन छोड़ा जाता है रसीद पर हस्ताक्षरित करेगा। तो सेक्शन नंबर 64 साफ सी एक बात कह रहा है कि आदमी मौजूद नहीं है तो घर के कुटुंब के वयस्क पुरुष सदस्य पे भी ऐसी समन की तामील की जा सकती है। उसके पास छोड़ के जा रहा था वयस्क पुरुष तामील नहीं करा। हस्ताक्षर किसके करवा दिए उसने? उसके भाई के या पापा के करवा दे, तामील मान ले जाएंगे। छोड़ के जाने का मतलब यदि वो आगे खुद भी मिल रहा है तब भी तो उसको उसी को देकर जा रहा है एक कॉपी। तो नेक्स्ट सेक्शन नंबर 65, जब पूर्व वर्णित प्रकार से भी तामील नहीं की जा सके तब प्रक्रिया। जा रहा है घड़ी घड़ी, ना तो वो आदमी मिल रहा है और ना ही उसका घर का कोई कुटुंब सदस्य मिल रहा है, तब फिर क्या करेगा? एक शब्द लिखा हुआ है, किसी सहज दृश्य भाग में लगाएगा, मामूली तौर पर जो वहां पर निवास करते हैं ना वहां पर। और तब न्यायालय से जांच करने के पश्चात जैसा वह ठीक समझे या तो ये घोषित कर सकता है कि सम्मन की सम्यक तामील हो गई है, या वह ऐसी रीति से नई तामील का आदेश दे सकता है जिसे वो उचित समझे। तो याद रखना, चस्पा कर दिया जाना मात्र सम्मन की तामील नहीं है जब तक कि कोर्ट ने इस बात का डिक्लेरेशन नहीं दे दिया कि आप चस्पा कर दिया ठीक है सम्मन की तामील समझ लीजिए। सेक्शन नंबर 66 सरकारी सेवक पर हो जाएगा। प्रधान को भेजेंगे जिससे वह व्यक्ति सेवक 62 के उपबंधित प्रकार से सम्मन की तामील कराएगा और उस धारा के द्वारा अपेक्षित प्रश्नांकन सहित उस पर अपना हस्ताक्षर उसके न्यायालय को लौटा देगा। और ऐसा हस्ताक्षर सम्यक तामील का साक्ष्य होगा। किसका हस्ताक्षर? प्रधान का। इधर तो ये लाइन लिख दी और 64 में ऐसे कोई लाइन लिखी हुई। किसमें? 64 में क्या है? इसके लिए तो बोल दिया है कि साक्ष्य होगा तामील का। भाई वो तो कुटुंब का सदस्य है ना, उसी घर के अंदर रहना है तब हो जाएगा। अब ये क्या कह रहे हैं सेक्शन नंबर 66 ने तो क्या कहा कि प्रधान अधिकारी के द्वारा उस पर सम्मन की तामील करवाने के बाद में हस्ताक्षरित करके भेजा जाएगा, तभी तो उसको अपन मान रहे। उस पर भी क्या कहा, यदि उसने सवार ने उस पर उसकी क्या ले ली है, रसीद ले ली, तो भी वो सम्मन की तामील समझी जाएगी। सेक्शन नंबर 68 ऐसे मामलों में नहीं 67 स्थानीय सीमाओं के बाहर सम्मन की तामील तो कैसे होगी साहब? उस मजिस्ट्रेट को स्थान में भेजना वहां के पालिका मैजिस्ट्रेट है, अजमेर के किसी आदमी को बुलाना है तो पालिका मैजिस्ट्रेट अजमेर के मैजिस्ट्रेट को सम्मन भेज देगा, वो उसकी तामील करवाकर उसको वापस से भेज देगा। सेक्शन नंबर 68 ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित नहीं हो तब तामील का सबूत क्या होगा भाई? तामील का सबूत क्या है? सेकंड काउंटर साइन किया गया जो कागज है वो अपने आप में सबूत का तामील का वो है नहीं, इसका साक्ष्य हो जाएगा। हो गया सेक्शन नंबर 68। सेक्शन नंबर 69 साक्षी पर डाक के द्वारा सम्मन की तामील। किसके बारे में कह रहे हो आप? ये 68 में लिखा है ना, यह शपथ पत्र की ऐसे सम्मन की तामील हो गई है और सम्मन की दूसरी प्रति कौन सी वाली?
कोर्ट में 2 पर्ची भेजी थी जिस उसको पर साइन किया जिस पर साइन किए गए वही वाली कॉपी एफिडेविट के साथ में भी भेजी जा सकती है और ऐसे सम्मन की तामील हो चुकी है। सेक्शन नंबर 69, साक्षियों पर डाक के द्वारा सम्मन। अभी तक किस पर सम्मन की तामील चल रही थी? अक्यूज्ड पर्सन पर। अब किस पर है? साक्षी पर। साक्षी पर कैसे भेजी जा सकती है? डाक के द्वारा भी भेजी जा सकती है। सब सेक्शन 2 पढ़ रहा हूँ कि जब साक्षी के द्वारा साक्षी की तात्पर्य तभी स्वीकृत या डाक कर्मचारी के द्वारा किया गया तात्पर्य यह प्रश्नांकन कि साक्षी ने सम्मन लेने से इनकार कर दिया है प्राप्त हो जाता है तो सम्मन जारी करने वाला न्यायालय यह घोषित कर सकता है कि सम्मन की तामील सम्यक रूप से कर दी गई है। क्या कहा इसमें ये था कि मान लो किसी विटनेस के पास में सम्मन पहुंचा बाई पोस्ट, डाक वो ही लेके जाएगा जिसको अपन क्या कहते हैं डाकिया। कहा सर सम्मन ले लो, उसने कहा मैं तो नहीं लूं, और उसने लिख कर दे दिया कि जिस व्यक्ति को भेजा गया था उसने लेने से इनकार किया। तो ऐसी इनकारी का कथन न्यायालय के द्वारा क्या समझा जाएगा? सम्मन की तामील हो चुकी। किसके ऊपर? साक्षी के ऊपर, एक्यूज के ऊपर ऐसी बात की। नेक्स्ट, वारंट के मामले। तो जैसा अभी भी अपन ने देखा कि सम्मन कौन से मामले में भेजा जा रहा है? किस किस के ऊपर? साक्षी और अभियुक्त के ऊपर भेजा जा रहा है। वारंट कौन से मामले में भेजे जाएंगे? दीपक नहीं, ऋतिक, वारंट मामले किसे कहते हैं? तो जिसकी जो 2 साल से ऊपर की सजा हो, डेथ का हो, आजीवन कारावास का हो, क्या अपराध हो 2 साल तो अच्छे से बोलो। जो 2 साल से ऊपर के अपराध हो। नगमा, वारंट मामले किसे कहते हैं? वे मामले जो 2 साल से ऊपर के अपराध है 2 साल 3 साल जचा नहीं। अभी तो बताया डेथ का मामला हो। डेथ सेंटेंस, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट या फिर 2 वर्ष से ज्यादा की सजा दिए जाने वाले अपराध कौन सा है? वारंट मामले। वारंट किस पे भेजा जाएगा? वारंट मामले में। क्या वारंट सम्मन मामले में भेज सकते हैं? नहीं भाई, पहले तो सम्मन ही भेजेंगे ना। क्या वारंट मामले में सम्मन भेजा जा सकता है? हाँ, वारंट मामले में सम्मन भेज सकते हैं। किसको भेज रहे हैं? वारंट कितने तरह के होते हैं? हाँ, तो इसका मतलब हो गया वारंट 2 तरह के हो रहे हैं। एक तो जमानती वारंट है और एक है जो जमानती वारंट का मतलब क्या हो गया? उसको गिरफ्तार करने के लिए गया पुलिस अधिकारी, उसने कहा कि साहब वारंट लेके आ रहा हूँ, कौन सा है? जमानती है। तो आप क्या कर दो? जमानत पर कर दो मुझे, और इस बात की मुझे सूचना दे दो कि आप इतनी तारीख को वहां पर मौजूद हो जाओगे, तो मैं इसकी तामील करके भेज दूंगा वापस से कि आप उस तारीख को मौजूद हो जाओगे। तो यदि वो आदमी उस तारीख को वहां पर उस समय मौजूद नहीं होता है तो अब न्यायालय कॉम्पिटेंट है कि अब क्या कौन सा वारंट इशू कर सकता है? उसको नॉन बेलेबल वारंट इशू कर सकता है। अब नॉन बेलेबल वारंट की स्थिति में पुलिस अधिकारी क्या करेगा? सीधा जाकर पकड़ के मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करेगा। अब नॉन बेलेबल वारंट तो है, पर मैटर कौन सा है? बेलेबल है या नॉन बेलेबल है? उस पर डिपेंड करेगा कि साहब पुलिस मजिस्ट्रेट उसको जमानत दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो सेक्शन नंबर 70 से सेक्शन नंबर 81 तक के वारंट मैटर्स हैं। सबसे पहला सेक्शन नंबर 70 अभी भी अपन ने देखा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ही सिग्नेचर होंगे, लिखित रूप से होगा। और सब सेक्शन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 70 का। ऐसा प्रत्येक वारंट तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक कि वह उसे जारी करने वाले न्यायालय के द्वारा रद्द नहीं कर दिया गया है। सवाल यही आएगा कि साहब कोई भी वारंट कब तक एग्जिस्टेंस में रहेगा? जब तक कि उस न्यायालय के द्वारा उसको रद्द नहीं कर दिया गया है जिस न्यायालय ने उसको जारी किया, और या फिर जब तक कि उस वारंट को एग्जीक्यूट नहीं कर दिया गया है, तब तक वो वारंट एग्जिस्टेंस में रहेगा। ऋतिक, कोई भी वारंट कब तक एग्जिस्टेंस में रहेगा? जब तक वारंट की तामील नहीं हुई। और पढ़ो एक बार 70 का 2 पढ़ो तो। Any sentence shall remain in force until it's cancelled by the court. Until जब तक वो कैंसिल नहीं होता है कोर्ट से। कौन से कोर्ट से? जो वारंट भेजेगा। जिस कोर्ट के द्वारा वारंट इशू किया गया, या तो उसने कैंसिल नहीं कर दिया और या फिर
हाँ आगे बढ़ो। एग्जीक्यूटेड और जब तक कि ये एग्जीक्यूट नहीं कर दिया गया तब तक हमें उसको रखना ही रखना है। तो उसको निष्पादन नहीं होगा। हाँ क्या कह रही हो? नहीं मतलब समन के लिए तामील वर्ड यूज किया है, वारंट के लिए तो निष्पादन नहीं होगा। हाँ क्योंकि उसमें तो गिरफ्तारी सूचना नहीं है, उससे बस केवल वारंट जाकर देना है उसको कि साहब आपको इस समय कोर्ट के सामने मौजूद होना है, इस वजह से उसके लिए हो गया तामील। वारंट देना है। भाई यदि इसमें लिखा है ना गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप, मतलब गिरफ्तार करने के लिए वारंट। हाँ फिर बाद में वारंट भी तो दो तरह के हैं, अवेलेबल बेलेबल और नॉन बेलेबल। बेलेबल में तो पुलिस अधिकारी बेल दे देगा भले, वो हाथों हाथ ही मैटर मतलब। और बात क्या फिक्स हो चुकी है कि वो उस ये दिन present कोर्ट हो आकर आ जाएगा। जाएगा। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि साहब आपको इस दिन कहाँ पर मौजूद होना है, कोर्ट के सामने उपस्थित होना, हमें कोई एतराज नहीं है। उस समय पर कोर्ट में चला गया, बेलेबल ऑफेंस था और बेलेबल वारंट था, अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी, वापस घर आ गया। नॉन बेलेबल ऑफेंस में पुलिस अधिकारी जाकर उसको गिरफ्तार करके लेके आएगा। गिरफ्तारी का अधिकार और जमानत के प्रावधान को बताना है। अपन ने पढ़ा था ना 50A था, क्या था? गिरफ्तारी का आधार और जमानत के अधिकारियों को बताया जाएगा। तो वो जो गिरफ्तारी की जा रही है वो वारंट के बिना और वारंट के साथ दोनों स्थिति में गिरफ्तारी है। चलो सेक्शन नंबर 70 हो गया। नगवा सेक्शन नंबर 70 में क्या क्या पढ़ा, कंटेंट क्या क्या है? वारंट जब तक न्यायालय जारी करेगा तो जब तक करने में जब तक न्यायालय को उसको निष्पादित नहीं करता, उसी न्यायालय ने उसे कैंसिल नहीं कर दिया, या फिर वो वारंट तब तक अस्तित्व में रहेगा जब तक कि न्यायालय द्वारा पुलिस उसको निष्पादित नहीं कर दिया गया। निष्पादित का मतलब पकड़ कर नहीं करा, तब तक वो एग्जीक्यूट करेगा। सेक्शन नंबर 71 प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति, ये अवेलेबल वारंट। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने वाला कोई न्यायालय वारंट पर पृष्ठांकन के द्वारा स्व विवेकानुसार यह निर्देश दे सकता है कि यदि वह व्यक्ति न्यायालय के समक्ष विधित समय पर और तत्पश्चात जब तक कि न्यायालय के द्वारा अन्य का निर्देश नहीं दिया जाता है तब तक अपनी हाजिरी के लिए पर्याप्त प्रतिभूओं सहित बंध पत्र निष्पादित करता है, तो वह अधिकारी जिसे वारंट निर्देश किया गया है ऐसी प्रतिभूति लेगा और उस व्यक्ति को अभिरक्षा से छोड़ देगा। क्या कहा नलिनी इसने? ये कौन सा वारंट है? बेलेबल वारंट है, जिसमें जो वारंट पुलिस अधिकारी के साथ में उस आदमी को गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया है, उस वारंट पर ये बात लिख दी गई है कि यदि आप इस तरह का बॉन्ड भर के पुलिस अधिकारी को दे देवे कि साहब आप इतनी तारीख को कोर्ट के सामने उपस्थित हो जाओगे, तब तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, मतलब कस्टडी में आगे कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, उसी वक्त उसको कस्टडी से रिलीव कर दिया जाएगा। कोर्ट ही इसको डायरेक्ट कर रहा है ना कि बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। हाँ कोर्ट कर रहे हैं। हाँ सबसेक्शन नंबर 2 क्या है? ऐसे पृष्ठांकन में क्या क्या है साहब? प्रतिभूति की संख्या, एक आदमी की जमानत ले लो, दो आदमी की जमानत ले लो, वह रकम जिसके लिए क्रमशः प्रतिभू और वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है आबद्ध है। तो कितनी रकम कौन कर रहा है? न्यायालय। किसके द्वारा रकम का अब रकम का भुगतान किए जाने के लिए बात कौन करेगा? जो आदमी जिसकी जमानत ले रहा है, बंद पत्र जो अपने जो श्योरिटी उसके साथ है उसके लिए, और वह समय जिसमें उसको हाजिर होना है। सब सेक्शन नंबर 3 जब क्या करोगे? बी वाला देखो वारंट और कोर्ट को करना है कि साहब उस आदमी को गिरफ्तार करके मतलब उसको बस केवल बाउंड कर दो कि इतनी तारीख को आ जाए। तो कोई पुलिस अधिकारी किसी भी आदमी को बाउंड करेगा, कैसे करेगा? मैजिस्ट्रेट के द्वारा वारंट पर ऑलरेडी मेंशन है कि ये जो वारंट होगा वो श्योरिटी वाला होगा या विदाउट श्योरिटी वाला होगा। यदि वो कहता है श्योरिटी वाला है, मान लो मुझे गिरफ्तार करने के लिए है, आप पुलिस अधिकारी मेरा खुशबू को कहा खुशबू, तो खुशबू ने 50,000 रुपए का उचल का साइन करके दे दिया आपको कि आरिफ सर के उपस्थित होने की गारंटी मैं देता हूँ, तो ये श्योरिटी भी हो गया, रकम भी होगी, ये वाली बात है। अच्छा डिसाइड वो सामने वाला करेगा? मैजिस्ट्रेट ने खुद ने डिसाइड करके वारंट पर भेजा है, पृष्ठांकन पर लिखा है एक श्योरिटी के साथ में 50,000 रुपए की रकम का मुचल कर। मुस्कान आ गई क्या बाहर? ऐसा लग रहा है
टाइम क्या होगा? दिन प्रतिभूति ली जाती है तब वह अधिकारी जैसे वारंट निर्दिष्ट है बंद पत्र न्यायालय के पास भेज देगा। वो बंद पत्र का अपने साथ घर तो नहीं ले जाएगा ना, न्यायालय को भेज दिया। 72 वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे साहब? मैजिस्ट्रेट वारंट किसको देगा कि साहब जाओ इसको एग्जीक्यूट करवा के आओ? पुलिस अधिकारी। गिरफ्तारी का वारंट मामूली तौर पर एक या अधिक पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट होगा, किंतु यदि ऐसे वारंट का तुरंत निष्पादन आवश्यक है और कोई पुलिस अधिकारी तुरंत नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में वारंट जारी करने वाला न्यायालय किसी अन्य व्यक्ति को या व्यक्तियों को उसे निर्दिष्ट कर सकता है और ऐसे व्यक्ति उसका निष्पादन करेंगे। तो वारंट किसको भेजा जा रहा है? या तो पुलिस या फिर न्यायालय द्वारा। कौन व्यक्ति हो सकता है? हो सकता है न्यायालय के द्वारा किसी कमिश्नर को अपॉइंट कर दे, किसी वकील साहब को अपॉइंट कर दे। जब वारंट एक से अधिक अधिकारियों या व्यक्ति को निर्दिष्ट किया जाता है तब उसका निष्पादन उन सब के द्वारा या उनमें से किसी एक या अधिक के द्वारा किया जा सकेगा। नेक्स्ट 73 वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे। अभी अपन ने पढ़ा ना कौन व्यक्ति होगा? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, किसी निकल भाग्य सिद्ध दोष, उद्घोषित अपराधी या किसी ऐसे व्यक्ति की जो किसी अजमानती अपराध के लिए अभियुक्त है और गिरफ्तारी से बच रहा है। गिरफ्तारी करने के लिए वारंट अपने स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट कर सकता है। ऐसा व्यक्ति वारंट की प्राप्ति को लिखित रूप से अभिस्वीकार करेगा और यदि वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह वारंट जारी किया गया है उसके पार्षदन के अधीन किसी भूमि या अन्य संपत्ति में है तो प्रवेश करता है तो वह उस वारंट का निष्पादन करेगा। जब वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसा वारंट जारी किया गया है गिरफ्तार कर लिया जाता है तब वह वारंट सहित निकटतम पुलिस अधिकारी के हवाले कर दिया जाएगा जो यदि धारा 71 के अधीन प्रतिभूति नहीं ली गई है तो उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजाएगा। सेक्शन नंबर 73 में क्या लिखा है कि साहब जब हम किसी भी आदमी को वारंट भेज रहे हैं तो ऐसे वारंट पे यदि किसी आदमी ने गिरफ्तार कर दिया तो अब वैसे गिरफ्तार करने के बाद में कहाँ ले जाएगा? निकटतम पुलिस अधिकारी। पुलिस अधिकारी ऐसे वारंट की उसकी तार्किकता को चेक करेगा और कहेगा कि 71 की प्रोविजन मेंशन है क्या? 71 की प्रोविजन क्या है? अवेलेबल वारंट है तो उससे वो बॉन्ड भरवा के श्योरिटी करके घर पे भेज देगा, इतनी तारीख को आ जाना। और यदि नहीं है तो फिर क्या करेगा पुलिस अधिकारी? अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश कर देगा। सेक्शन 74 जब किसी पुलिस अधिकारी को वारंट भेजा जाता है तो पुलिस अधिकारी के नाम निर्दिष्ट के साथ हो जाएगा। सेक्शन 75 ऐसा नहीं है कि मैं अपनी जेब के अंदर उसको वारंट को फोल्ड करके डाल रहा हूँ, घर आ गया आपको उठा के लेकर जा रहा हूँ। क्या करना होगा? मुझे गिरफ्तारी करने की सूचना देनी रहेगी। वारंट के साथ की सूचना पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी के वारंट के निष्पादन कर रहा है उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करना है उसका साथ सूचना देगा और ऐसी अपेक्षा की जाएगी कि वारंट उस व्यक्ति को दिखा दे। सेक्शन नंबर 76 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष अविलंब लाया जाना। कैसी स्थिति में? जब वारंट भेजा जाकर हमने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया, पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन करता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को धारा 71 के प्रतिभूति के अधीन रहते हुए अनावश्यक विलंब के बिना उस न्यायालय के समक्ष लाएगा जिसके समक्ष उस व्यक्ति को पेश करने के लिए वह विधि के द्वारा अपेक्षित है। परंतु ऐसा विलंब किसी भी दशा में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक का नहीं होगा। अब देखो सेक्शन नंबर 76 में हम सेक्शन नंबर 57 को इंटरलिंक करेंगे। क्या लिखा था कि किसी भी आदमी को 24 घंटे से ज्यादा आप डिटेन नहीं कर सकते। तो 24 घंटे के अंदर अंदर हमें क्या करना है? मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना है। मामला यदि समन मामला है तो हम वैसे भी डिटेन नहीं करते और मामला यदि वारंट मामला है तो हमें डिटेन करना पड़ेगा। कितने घंटे के अंदर पेश करना पड़ेगा? 24 घंटे के अंदर। या फिर मामला कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन का है, इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर है, या फिर कोई उद्घोषित अपराधी किसी प्राइवेट आदमी के द्वारा गिरफ्तार किया गया, तो ऐसी स्थिति में भी 24 घंटे के अंदर है। ठीक है ना? तो ये 24 घंटे का जो आपने सवाल पूछा था ना, सेक्शन नंबर 56 ने तो बताया है मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित किया जाए। सेक्शन नंबर 57 ने बताया है 24 घंटे से ज्यादा किसी आदमी को आप डिटेन नहीं रख सकते। सर इसमें लिखा हुआ है सिक्योरिटी के मतलब होते हुए भी उसको देखो इसने लिखा है कि यदि वारंट जो भेजा गया था वो सेक्शन नंबर 71 वाला वारंट है तब तो फिर इमीडिएट क्या करेगा? गिरफ्तार बोल अभिरक्षा में तो ले लेगा, अभिरक्षा कर देगा।
हाँ बॉन्ड लेके क्या करेगा उसको, उस तारीख को जिसको कोर्ट में उपस्थित होना है उसको तारीख को पेश होने के लिए एक बॉन्ड बनवा लेगा सिक्योरिटी के साथ में। और पुलिस अधिकारी ऐसे सिक्योरिटी का जो बॉन्ड भरा है उसका क्या करेगा, न्यायालय को भेजेगा। सर उसने कह दिया, वो आपके सामने आ जाएगा। और यदि वैसी स्थिति में फिर भी नहीं होती तो फिर क्या हो जाएगी, वो बेल जंप हो जाती है। फिर ऐसे जब बेल जंप होती है ना तो फिर कई सारे आदमी वापस आते हैं कोर्ट के अंदर कि सर यार वो बेल आई थी नहीं, जमानत का वो था, मैंने दिया भी था, आया नहीं, वो बेल हो गई जंप। अब वो मुझे क्या करने वाले, गिरफ्तार करने वाले। तो एक एप्लीकेशन लगाते हैं हम लोग वापस क्रिमिनल कोर्ट में, उस बेल को वापस रिस्टोर करवाने के लिए कि सर मैं आपको ये साथों ने संतुष्टि देता हूँ, एक मैं तय तारीख पर आपके सामने मौजूद रहूंगा। एक बार बेल जंप हो जाती है तो फिर नॉन बेलेबल नहीं, सॉरी हाँ नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाता है फिर, है ना। फिर उसको गिरफ्तार करके जमानत जब कौन से सेक्शन की एप्लीकेशन लगाते हैं फिर अपन, वो सेम सेक्शन की जिसमें मतलब छोटे कोर्ट है तो वो 437 में लगाएंगे। 437 की लगती है। और पुनः जमानत तो वही सेक्शन लगेगा, सेशन है तो 439 में लगेगी। ठीक है, तो बेल जंप होने के बाद में वापस नॉन बेलेबल वारंट कर दिया जाएगा। सेक्शन नंबर 77 पूरे भारत में। इससे पहले अपने सेक्शन नंबर 48 में क्या पढ़ा था, पूरे भारत में क्या था, गिरफ्तारी। और सेक्शन नंबर 77 में क्या पढ़ रहे हैं, वारंट का निष्पादन। वारंट का एग्जीक्यूशन पूरे भारत में कहीं भी किया जा सकता है। सेक्शन नंबर 68 में पढ़ा था हमने, नहीं सॉरी सेक्शन नंबर 48 में पढ़ा था हमने, किसी भी आदमी को जिसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्षेत्र अधिकार से भागता फिर रहा है उसको भागकर पकड़ सकते हैं। और सेक्शन नंबर 77 वारंट का निष्पादन पूरा मजिस्ट्रेट ने कहा उसको पकड़ के लेके आओ, कहाँ रहता है वो, तमिलनाडु में रहता है, तो तमिलनाडु जाके भी हम उसको करवा सकते हैं। अच्छा अब क्या होता है कि साहब अधिकारिता से बाहर जब जाकर किसी आदमी को गिरफ्तार करना है, नंबर 1 कि साहब मैजिस्ट्रेट ने वारंट जारी किया है, कहाँ के मैजिस्ट्रेट साहब थे, पाली के। आदमी जिसको गिरफ्तार करके लाना है कहाँ का है आदमी, पाली का, हो जाएगा गिरफ्तारी, चाहे पुलिस हो चाहे कहीं आम आदमी हो। और यदि कोई वारंट इशू किया गया है जिसकी क्षेत्र अधिकारी इस मैजिस्ट्रेट की नहीं लगती, या तो अजमेर की लगती है या भोपाल की लगती है, तो फिर वारंट किसको इशू करेंगे, पुलिस अधिकारी को। पुलिस अधिकारी क्या करेगा, भोपाल जाएगा गिरफ्तार करने के लिए, तो क्या वो सीधे ही मतलब वो जो एरिया है उस पर जाकर पकड़ के उसको गिरफ्तार कर सकता है, या नजदीकी पुलिस थाने से, थाने में क्या कहेगा जाके वो देगा चलो एक आदमी साथ है थाने से मदद करने के लिए ना, कि साहब क्या करो मेरे लिए ये जगह अनजान है, मेरे समझ की नहीं है, आप हमारे साथ चलो। और ऐसा भी हो सकता है कि साहब मान लो वो शूट आउट कर दे हमारे ऊपर, तो हमें संबंधित मदद भी चाहिए, हेल्प भी चाहिए। तो अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट क्या है, जब वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है, तब वह न्यायालय ऐसा वारंट अपने अधिकारिता के अंदर किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट करने के बजाय उसे डाक द्वारा या अन्यथा किसी ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त को भेजेगा जिसके अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के अंदर उसका निष्पादन किया जाना है। और वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला अधीक्षक या आयुक्त उस पर अपना नाम प्रश्नांकित करेगा, और यदि साध्य हो तो इसका निष्पादन इसमें इसके पूर्व उपबंधित रीति से करवाएगा। तो यदि जुडिक्शन से बाहर पहले सम्मन की तामील कैसे करवाई थी, मजिस्ट्रेट उस मजिस्ट्रेट को भेजा था। और हमारी जुडिक्शन के बाहर यदि वारंट की तामील करानी तो किसको भेजना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये 3 आदमी, कौन कौन 3 आदमी है, कार्यपालक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, एसपी, पुलिस अधीक्षक का मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और या तीसरा कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर। इन 3 में से किसी को भी बाई पोस्ट भेज सकता है। और मान लो अजमेर के एसपी साहब को भेज दिया या अजमेर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को भेज दिया, तो फिर वो वहां के किसी पुलिस अधिकारी को या आम आदमी को ऐसा वारंट देके उसको एग्जीक्यूट करवा लेगा। इन 3 नामों को याद रखना बेटा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, नंबर 2 एसपी पुलिस नहीं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और नंबर 3 कमिश्नर ऑफ पुलिस, पुलिस कमिश्नर। ए के अधीन वारंट जारी करने वाला न्यायालय गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी जानकारी का सार ऐसे दस्तावेजों सहित यदि कोई हो जो धारा 81 के अधीन कार्यवाही करने वाले न्यायालय को वह विनिश्चित करने में कि उस व्यक्ति की जमानत मंजूर की जाए या नहीं समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त। एक बार नलिनी वापस पढ़ो तो ये सब सेक्शन उपधारा 1 के अधीन वारंट क्या था, अभी उपधारा 1 में क्या हुआ था,
एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और इन 3 सबको आदमियों में भेज से रहे हैं। किसी को उन्होंने डाक के द्वारा भेजा है। हाँ, धारा 1 के अधीन वारंट जारी करने वाला न्यायालय गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी जानकारी का सार ऐसे दस्तावेजों सहित यदि कोई हो जो धारा 81 के अधीन कार्रवाई करने वाले न्यायालय को यह विनिश्चित करने में कि उस व्यक्ति की जमानत मंजूर की जाए या नहीं समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त है, वारंट के साथ भेजेगा। वारंट के साथ में क्या भेज रहा है? अगर उसमें जमानत अगर कोई दे रहा है अगर तो उसने उसके जमानत वारंट के दे साथ दी वो है वापस तो- दे देगा। देखो, अगर इन तीनों ने जमानत दे दी ना तो वो देखो क्या होता है। ये तो हो गया, हटाओगे? बिल्कुल। वारंट मैजिस्ट्रेट के द्वारा उसकी खुद की क्षेत्र अधिकारी का और क्षेत्र अधिकारी का के बाहर और उसके क्षेत्र अधिकारी का में ही किसी ने वारंट इशू करवाना है। पुलिस को या किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट कर देना। ऐसा वारंट कितने तरह का हो सकता है? ऐसा वारंट जमानती हो सकता है, ऐसा वारंट अजमानती भी हो सकता है, अवेलेबल भी हो सकता है और नॉन अवेलेबल भी हो सकता है। यदि अवेलेबल है तो पुलिस अधिकारी या व्यक्ति उस अवेलेबल को मतलब मोड करवा देगा, जो उसके अंदर लिखा हुआ है सेक्शन 171 का श्योरिटी ले लेगा कि साहब ये श्योरिटी है और एक रकम जो की गई थी उसकी रकम को सुनिश्चित करते हुए बॉन्ड करवा दिया और ये बॉन्ड को दे दिया मजिस्ट्रेट। जिसने उसको वारंट को और वो तारीख जिस तारीख के अंदर उसके अंदर उसको उपस्थित होना है, ये सब के सब बनवा के भेज दिए। और यदि अजमानती है तो सीजे में आसेसन इसी आदमी को पकड़ के मैजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश कर देंगे, क्योंकि क्षेत्र अधिकारी का इसी तो उसी के सीजे में ये सर अभी अधिकारिता वाले ही बता रहे हैं। अब क्या हुआ है? दूसरा तरह का वारंट कौन सा भेज रहा है मैजिस्ट्रेट साहब? एक तो उसकी खुद की क्षेत्र अधिकारी था, मतलब कि मान लो पाली के मैजिस्ट्रेट साहब हैं और कहानी कहाँ की है? पाली की नील गेट के उसके यही आसपास की। बाहर का मैजिस्ट्रेट साहब तो पाली के हैं और क्षेत्र अधिकारी मतलब जो आदमी जिसके खिलाफ वारंट इशू किया है वो आदमी कहाँ का रहने वाला है? मान लो कोटा। तो यहाँ तो एक ऑप्शन है कि मैजिस्ट्रेट साहब पुलिस को भेजें कि साहब जाओ कोटा जाकर पकड़ के ले जाओ, और यहाँ फिर मैजिस्ट्रेट साहब के पास में क्या ऑप्शन है कि बाहर की क्षेत्र अधिकारी जो यहाँ है तो फिर ऐसा वारंट किसको भेजेंगे? डाक के द्वारा किसको भेजा जाएगा? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और या फिर पुलिस कमिश्नर। तो ये क्या करेंगे? कोटा में रहने वाले व्यक्ति जो कि कहाँ रहता है, तलवंडी में या वहां पर एक तो एरिया हुआ है ना, एक तो तलवंडी है और एक ज्ञान नगर है, विज्ञान नगर है और ये दास नगर कोचिंग क्लास है भेजा। तो बाहर जो ये भेजा जा रहा है क्या नाम है वारंट, वो भी दो तरह का वारंट है। कौन सा हो सकता है? या तो जमानती हो सकता है या अजमानती हो सकता है। तो लिखा कि यदि क्षेत्र अधिकारी के बाहर किसी वारंट को क्या करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है, तो जमानती वारंट है तो ये जमानत ले लेंगे, और यदि अजमानती वारंट है तो मतलब इसमें लिखा कि सेक्शन में 81 में जो प्रावधान दिया गया है वो, तो एक तो वारंट की तामील हो जाएगी इस तरह से, और दूसरी वारंट की तामील होगी पाली के मजिस्ट्रेट साहब किसको दे देंगे? पुलिस को। और ऐसा पुलिस खुद ही क्या करवा रहे हैं? उससे समझ की तामील।
पुलिस अधिकारी खुद गए, संबंधित पुलिस अधिकारी ने मजिस्ट्रेट के पुलिस थाने के किसी व्यक्ति को संपर्क किया, एसपी से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या कमिश्नर से किसी आदमी को अपने साथ कर लिया या अपने साथ नहीं, और गए उस आदमी के घर उस वारंट की तामील करवाने के लिए। और वो वारंट कौन सा है? या तो जमानती है या अजमानती है, दोनों हो सकता है सर। हाँ वारंट कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो तामील करवानी है जमानती वारंट पे, चाहे इस स्थिति में चाहे इस स्थिति में। जमानत कौन करेगा? पुलिस या तो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या कमिश्नर। कहाँ का? वहां का जहां पर संबंधी तामील हो रही है, नहीं सॉरी वारंट की तामील हो रही है। और यदि ऑफेंस कौन सा है? नहीं सॉरी सर मामला पालिका कोर्ट का है, पालिका कोर्ट ने कोटा में भेजा वो समन, ठीक है, तो उसके बाद में वो जमानत कोटा में ले सकता है क्या आदमी? बिल्कुल, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पालिका मामला है और आदमी कोटा कैसे पहुंच गया, बताओ पहले तुम। कोटा ही रहता है उधर ही। तो पालिका मामला कैसे रहा? खाली जहाँ ट्रेवलिंग में जाके खत्म नहीं करती। एक दिन आया पाली, वो पाली आया था गुलाब हलवा खाने के लिए, उसने कहा कि हमारे कोटा की कचौरियाँ खा खा के हम परेशान हो गए, पाली का गुलाब हलवा खाएंगे। समोसा कोटा की कचौरी फेमस है, तो खाया गुलाब हलवा खाई रहा था, चेंज है वाले के साथ जो पता है वो फर्नीचर वाला है। फर्नीचर वाला है, वो भी तो सीधा आदमी है, बहुत बदमाश। और भी बदमाश भी है। उसको लगा कि सब कोटा वाला आज मेरे फली में कैसे आ गया, लड़ी हो गई, उसने उसको फोड़ा, उसने उसको फोड़ा। अपराध कहाँ हुआ? कल ही हुआ। और उसने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करे कि साहब ये कोटा से आदमी आया, कचौरिया के बहाने मावा खाकर गए, रोजवे को मावा खिलाने के चले। अब आदमी का वापस वो तो कोटा चला गया, मतलब अपराधी आ गया। वही देखो, वही बता रहा हूं कि यदि उस आदमी को बुलाना है तो पाली के मजिस्ट्रेट साहब या तो ये वाला रास्ता अपनाएंगे या फिर पुलिस को खुद को भेज देंगे और पुलिस को कहेंगे कि साहब तुम खुद ही उस आदमी पर समझता मिली उसकी वारंट की तामील करवाओ। तो ये जो वारंट है कितने तरह का हो सकता है, या तो जमानती है या अजमानती। यदि जमानती है वारंट है तो चाहे ये स्थिति है चाहे ये स्थिति है, जमानत दे दी जाएगी इसके द्वारा। और ये लोग क्या करेंगे, उस बोर्ड को जो कि भेजा गया था साथ में सेक्शन नंबर 71 पे लिखा था, ऐसे बोर्ड को किसको भेज देंगे? इस मजिस्ट्रेट को भेज देंगे। अगर पुलिस अधिकारी जा रहा है अधिकारिता के बाद तो तो वो भी खुद ही ले लेगा ना जमानती में वो थोड़ी नहीं, फिर उसको पुलिस अधिकारी को इनके आदमी इस आदमी के सामने पेश करना पड़ेगा, पुलिस अधिकारी खुद नहीं। 71 का अगर कोई है तो 71 का है तो सेम क्षेत्र अधिकारिता की बात है। नहीं, अदर अधिकारी अदर देन की अधिकारिता में तो जमानत अपराध में पुलिस अधिकारी जमानत नहीं लेगा, ये नहीं इसके सामने मौजूद कर दिया। और यदि अजमानती अपराध है तो ये तीनों आदमी नहीं लेंगे, कौन लेगा जमानत? पाली। अगर अजमानती है तो हाँ। कोर्ट ऑफ सेशन या सीजे। इसका जवाब है सेक्शन नंबर 81 सेक्शन नंबर 81 के 2 में से लिखा हुआ है ना, तो पुलिस अधिकारी को 71 के अधीन प्रतिपूर लेने से रोकने वाली ना समझी जाएगी, मतलब वो ले सकता है। मतलब पुलिस अधिकारी ले रहा है तो उसको अच्छा हो सकता है, मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, इसके सामने उपस्थित करने की बात नहीं लिखी हुई है। अभी अपन पढ़ेंगे एक बार, हाँ, बस पहले तो आप एक बार ये सवाल देखो कि अजमानती अपराध है चाहे इस स्थिति में चाहे इस स्थिति में, तो फिर ऐसी जमानत कौन देगा? फिर उसको कोर्ट ऑफ सेशन। कहाँ का कोर्ट ऑफ सेशन है ये? वहाँ का जिस क्षेत्र में उसको पकड़ना। कोटा का कोर्ट ऑफ सेशन। और मान लो कि साहब इस तरह के आदमी को गिरफ्तार किया गया है और पाली और कोटा के बीच में कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है? 680 किलोमीटर से कम का, 80 किलोमीटर से कम का डिस्टेंस है। 80 है? 30 ही 80 में तो बताया हुआ है, 30 किलोमीटर से कम का लोकेशन है। 80 में तो बता रखा है। तो इसके बावजूद भी के आदमी को गिरफ्तार तो न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के बाहर किया है, प्रोड्यूस ना किया जाएगा जिसने वारंट निकाला जिसने वारंट निकाला है। याद रखना, क्षेत्र गिरफ्तारी कहाँ हुई है? क्षेत्र अधिकारिता के बाहर अधिकारिता के बाहर हुई तो वह उपस्थित कहाँ करना पड़ेगा? नियम क्या कहता है? एसपी जहां पर अपने गिरफ्तार किया वहां पर एसपी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और सीपी के सामने। और यदि ऐसी गिरफ्तारी क्षेत्र अधिकारिता के बाहर है मगर डिस्टेंस 30 किलोमीटर डिस्टेंस 30 किलोमीटर है, तो उसको कहाँ प्रोड्यूस किया जाएगा? अधिकारी उस मजिस्ट्रेट के सामने जिस मजिस्ट्रेट ने उस वारंट को इशू किया। समझ रहे हो? हाँ, सेक्शन नंबर 78 हुआ।
सेक्शन नंबर 79 अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्देश वारंट। फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा, डाक के द्वारा भेजे उन तीनों को। सेकंड में हम क्या पढ़ रहे हैं, पुलिस को भेजा। जब पुलिस अधिकारी को निर्देश वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है, तब वह पुलिस अधिकारी उसे पृष्ठांकन के लिए मामूली तौर पर ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास या पुलिस थाने के बारसतक अधिकारी से अनिम्न पंक्ति के पुलिस अधिकारी के पास जिसके अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर उस वारंट का निष्पादन किया जाना ले जाएगा। तो पुलिस अधिकारी को भेजा वारंट लेकर कोटा में गिरफ्तार करने के लिए, तो पहले वो कहाँ गया है पुलिस अधिकारी, कोटा के कार्यपालक मजिस्ट्रेट या संबंधित थाने के पीठासीन अधिकारी के पास ऐसा लेकर मौजूद हुआ है। ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस पर अपना नाम पृष्ठांकित करेगा और ऐसा पृष्ठांकन उस पुलिस अधिकारी के लिए उसको वह वारंट निर्देश किया गया है उसका निष्पादन करने के लिए पर्याप्त प्राधिकार होगा और स्थानीय पुलिस यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है तो ऐसे अधिकारी को ऐसे वारंट के निष्पादन करने में सहायता करेगा। अब सब सेक्शन 3 में क्या लिख रखा है, जब कभी ये विश्वास करने का कारण है कि उस मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी का जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर वह वारंट निष्पादन किया जाना है पृष्ठांकन प्राप्त करने में विलंब होने से ऐसा निष्पादन नहीं हो पाएगा। क्या लग रहा है कि साहब पुलिस अधिकारी पहले वहां थाने में जाए, उसको पृष्ठांकित करवाए और इतने समय में अपराधी क्या हो जाएगा, वहां से फरार हो जाएगा। तब वह पुलिस अधिकारी जिससे वह निर्देश किया गया उसका निष्पादन उस न्यायालय की जिसने उसे जारी किया है स्थानीय अधिकारिता से परे किसी भी स्थान में ऐसे पृष्ठांकन के बिना भी कर सकता है। 78 और 79 में क्या अंतर है, 78 में तो डाक के द्वारा भेजा है, 79 में खुद पुलिस अधिकारी को भेजा। जिस पुलिस अधिकारी ने कहा कि साहब ऐसा पुलिस अधिकारी पहले तो उसको संपर्क करेगा, एंडोर्समेंट करवाएगा, पुलिस अधिकारी की मदद लेगा। और तीसरी बात लिख दी कि यदि उसे लगता है ऐसा एंडोर्समेंट करवाए जाने में उसको वक्त लगेगा और आदमी फरार हो जाएगा तो बिना उसके भी किया जा सकता है। सेक्शन नंबर 80, जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है उसके गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया क्या होगा साहब, जब गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन उस जिले से बाहर किया जाता है जिसमें वह जारी किया गया है, तब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उस दशा के सिवाय जिसमें वह न्यायालय जिसने वह वारंट जारी किया है गिरफ्तारी के स्थान से 30 किलोमीटर का अंदर का है या उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त से उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर गिरफ्तारी की गई थी अधिक निकट है, धारा 71 के अधीन प्रतिभूति ले ली गई है, ऐसे मजिस्ट्रेट या जिला अधीक्षक या आयुक्त के समक्ष ले जाया जाएगा। प्रतिभूति लेने के बाद भी प्रतिभूति यही लेंगे, ये जो 3 आदमी ना डीएम, एसपी और कमिश्नरेट ऑफ पुलिस है, यही ऐसे आदमी की प्रतिभूति लेंगे और उसको पृष्ठांकित करके फिर बाद में भेज देंगे। कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिला पुलिस अधीक्षक या आयुक्त से जिसके अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के अंदर गिरफ्तारी की गई है अधिक निकट है या धारा 71 के अधीन प्रतिभूति ले ली गई है, ऐसे मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या आयुक्त के समक्ष ले जाया जाएगा। अच्छा, दीपक कह रहा है कि इसकी प्रतिभूति ले लिए तो लेने के बाद ले जा रहे हैं। एक मिनट, arrest was made or unless security is taken under 71 be taken before the such magistrate, district superintendent and commissioner. अच्छा, कौन सा वारंट लेकर आए हैं पुलिस अधिकारी, अवेलेबल वारंट, ठीक है, पहुंच गए। तरीका क्या है पहुंचने का, पहले तो उनके पास जाके एंडोर्समेंट करवा के फिर करेगा और नहीं तो फिर ऐसे भी कर सकता है। पहुंच के गिरफ्तार करना है, ऐसे गिरफ्तारी किए जाने के बाद कितने दिन के अंदर नहीं, कब तक पेश करें, उसको पेश करना है मजिस्ट्रेट साहब के सामने, नहीं सॉरी कितने किलोमीटर के एरिया में यदि उसने गिरफ्तारी की तो क्या कहा है, 1 मिनट, 30 किलोमीटर के अंदर या कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिला अधीक्षक जिसके अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के अंदर गिरफ्तारी की गई अधिक निकट है अधिक प्रतिभूति ले ली गई है, ऐसे मजिस्ट्रेट जिला के समक्ष ले जाया जाएगा। देखो
देखो यदि 71 के दिन प्रतिभूति ले ली तो अलग बात है, और यदि प्रतिभूति नहीं ले रहे हैं तब फिर ऐसी स्थिति में मैजिस्ट्रेट को उनके सामने पेश किया जाएगा, ठीक है। और यदि प्रतिभूति ले ली तो भी पेश किया जाएगा। तो मतलब इन तीन आदमियों के सामने तो पेश करने का है। कैसी स्थिति में, जब ऑफेंस नहीं, वारंट कौन सा है, अधिकारिता के बाहर है, और वारंट कौन सा है, बेलेबल वारंट है। सेक्शन नंबर 81, उस मैजिस्ट्रेट के द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को लाया जाए। सर ये मतलब 79 सिर्फ बेलेबल वारंट के लिए, नॉन बेलेबल के लिए नहीं है। 79 दोनों के लिए। 79 में क्या लिखा हुआ है, जमानत के लिए? अभी आपने बोला ना बेलेबल है तो 80 की बात कर रहे हैं अपन। यदि बेलेबल है तो हाँ ये 80 हाँ अपन ये तो पढ़ रहे हैं। हाँ, तो अब ये जो 80 और 81 दोनों आपस में एक दूसरे के सप्लीमेंट्री सेक्शन है। नहीं मतलब अगर बेलेबल है ठीक है, तो नॉन बेलेबल का तो कोर्ट ऑफ सेशन और सीजीएम का हो गया, तो 81 पर भी चल जाएगा। हाँ, अगर बेलेबल है तो बेलेबल है तो फिर इन दोनों तो भी इनके समक्ष उसको इनके सामने उपस्थित करना पड़ेगा। नेक्स्ट, उस मैजिस्ट्रेट के द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाता है। यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति वही व्यक्ति प्रतीत होता है जो वारंट जारी करने वाले न्यायालय के द्वारा आश्रित है, तो ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त उस न्यायालय के पास उसे अभिरक्षा में भेजने का निर्देश देगा। परंतु यदि अपराध जमानती है और ऐसा व्यक्ति ऐसे जमानत देने के लिए तैयार और रजामंद है जिसमें ऐसे मजिस्ट्रेट, जिला अधीक्षक या आयुक्त का समाधान हो जाए, या वारंट पर धारा 71 के अधीन निर्देश प्रश्नांकित हो और ऐसा व्यक्ति ऐसे निर्देश के द्वारा अपेक्षित प्रतिभूति देने के लिए तैयार और रजामंद है, तो वह मजिस्ट्रेट, जिला अधीक्षक या आयुक्त यथास्थिति ऐसी जमानत या प्रतिभूति लेगा और पत्र उस न्यायालय को भेज देगा जिससे कि वारंट जारी किया गया है। तो या तो पुलिस अधिकारी खुद बॉन्ड लेकर ही पेश कर देगा, या पुलिस अधिकारी बिना बॉन्ड के भी पेश कर रहा है इन दोनों के सामने, इन तीनों के सामने। और मामला कौन सा है, बेलेबल है, तो फिर ये तीनों आदमी क्या करेंगे, उसका बेल ले लेंगे और उसको तो भेज देंगे कि साहब ठीक है इस तारीख को चले जाना। और ऐसा जो मुचल का लिया है वो किसको भेज दिया जाएगा, मैजिस्ट्रेट को, जिसने कि ऐसा भेजा जाए। परंतु यदि अपराध क्या है, तो धारा 437 के उपबंधों के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के या उस जिले के जिसको गिरफ्तारी की गई है सेशन न्यायाधीश के लिए धारा 78 के द्वारा 2 में निर्दिष्ट जानकारी और दस्तावेजों पर विचार करने के पश्चात ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना विधिपूर्ण होगा। यदि मामला क्या है, नॉन अवेलेबल है, तो नॉन अवेलेबल स्थिति में आप क्या कर सकते हो, सीजीएम में कोर्ट ऑफ सेशन के साथ सीजीएम भी लिखना है, आइदर सीजीएम और कोर्ट ऑफ सेशन के पास में भेजेंगे। और यदि वो चाहते हैं कि साहब इसको नॉन अवेलेबल ऑफेंस की बेल दे दी जाए तो वहां पर भेज देंगे। इस धारा की कोई भी बात पुलिस अधिकारी की धारा 71 के दिन प्रतिभूति लेने से रोकने वाली नहीं समझी जाएगी। मतलब यदि अवेलेबल है तो फिर पुलिस अधिकारी वही उसकी सिक्योरिटी लेकर उसको रिलीव कर सकता है। सर 80 में जो 30 किलोमीटर के अंदर हाँ। कर रहे हैं, तो दोनों मतलब उस क्षेत्र अधिकार के भी के सामने पेश करना, उसको भी भेज सकते, दोनों कहीं लिखा हुआ है क्या कि यदि 30 किलोमीटर के अंदर है तब फिर आपको इन तीनों को ना उसके क्षेत्र अधिकार को किसी को पेश मत करो। कहाँ पेश करो, उस मजिस्ट्रेट को, जिस मजिस्ट्रेट के ये दोनों के लिए अवेलेबल और नॉन अवेलेबल। हाँ अवेलेबल हो भाई, यदि नॉन अवेलेबल होगा तो उसको गिरफ्तार करके उसी के सामने देना, अब वही डिफाइन अगर करेगा। नॉन अवेलेबल हुआ हाँ है ना, मतलब 30 किलोमीटर के अंदर है, वो दूसरी अधिकारिता वाला न्यायालय जिसने वारंट इशू करा है, तो उस न्यायालय के पास में जाएंगे या कोर्ट ऑफ सेशन के पास? नहीं, उसी न्यायालय के सामने जिसने ऐसा वारंट इशू किया है, और वही तय करेगा फिर बाद में। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं? नंबर 1, सम्मन और वारंट में अंतर क्या है, क्या बताओगे दीपक? समन मामले में भेजे जाते हैं, वारंट मामले में वारंट या समन भेजे जाते हैं। दूसरा अंतर समन और वारंट में, समन तो साक्षी को भी भेजा जा सकता है, समन साक्षी को भी भेजा जा सकता है, जबकि वारंट प्रथम दृष्टया केवल और केवल एक्यूज को भेजा जाएगा। नेक्स्ट अंतर महिमा, समन 2 कॉपी में। नेक्स्ट, समन पीठासीन अधिकारी या उच्च न्यायालय द्वारा डायरेक्टेड कोई भी पर्सन के द्वारा उसके साइन हस्ताक्षर हो सकते सिग्नेचर हो सकता है, जबकि हैं। वारंट पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे न्यायालय के द्वारा। वारंट सर जब तक न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया जाता है या
उस न्यायालय के द्वारा जिसने इशू किया है, और जब तक कि उसको एग्जीक्यूट नहीं कर दिया गया तब तक एग्जिस्टेंस बना रहेगा। ये अंतर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि क्षेत्र अधिकारिता के बाहर मजिस्ट्रेट साहब वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए भेजना चाहता है तो उसके पास में कितने विकल्प हैं? एक, डाक द्वारा और किसको भेजेगा? एसपीसीपी, पुलिस कमिश्नरेट, या फिर पुलिस अधिकारी को भेजेगा। ऐसा पुलिस अधिकारी क्या करेगा? वहाँ के या तो एग्जीक्यूटिव जहाँ पे जा रहा है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को से प्रश्नांकन एंडोर्समेंट करवाएगा। और किस स्थिति में एंडोर्समेंट करवाना जरूरी नहीं है? ज्यादा लेट हो जाएगा। और लेट होने की स्थिति में परिणाम क्या होंगे? अपराधी फरार होने अभी फरार हो जाएगा, मतलब उसको अपन एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। ऐसे गिरफ्तार किए जाने के बाद पुलिस अधिकारी बाहर के क्षेत्र अधिकार वाले व्यक्ति को किसके सामने पेश कर रहे हैं? के सामने। क्या पुलिस अधिकारी खुद से उनको बॉन्ड दे सकता है? मतलब बेल, यदि वो जमानत है तो फिर दे सकते हैं? प्रतिभूति ले सकते हैं पर पेश करना पड़ेगा उसको। पेश करना पड़ेगा। प्रतिभूति ले सकते हैं, प्रतिभूति लिए जाने से मना नहीं है कई बार। और यदि अजमानती अपराध है और क्षेत्र अधिकारी नहीं है, सॉरी नॉन बेलेबल वारंट है और क्षेत्र अधिकारी के बाहर उसको किसी के सामने प्रोड्यूस करना है और उसको बेल चाहिए। अगर यार मान तो बेल हो गया वैसा आज गिरफ्तार कर ले जाओ बिगिन हो जाए, तो पुलिस अधिकारी नॉन बेलेबल ऑफेंस की स्थिति में उसे कहाँ पेश करेगा? सीजेएम या यदि वो उसको बेल ग्रांट कर देते तो ठीक है, नहीं करते तो फिर उसको कस्टडी में डाल के ले जाना पड़ेगा। और कितने किलोमीटर की दूरी में, चाहे क्षेत्र अधिकारिता के बाहर भी 30 किलोमीटर के अंदर। खत्म। सेक्शन नंबर 51 से शुरू करके आज हमने सेक्शन नंबर 81 तक पढ़ा है। 30 सेक्शन में पढ़ना, याद करना। ऋतिक, ये तो तुम्हारे लिखे हुए